नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Habari yako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wonderful, absolutely wonderful. और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम और बाकी सब जो भी वो अपने आप सोच लीजिएगा। Greetings from all of us. So Pradeep ji, yesterday we did a show on how Mr. Sameer Wankhede. Yes. It's not just Sameer Wankhede. You know, just making fun of Sameer Wankhede is not just making fun of Sameer Wankhede. आप जो है समीर वानखेड़े का मजाक उड़ा करके आप पूरे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं साहब, पूरे एनफोर्समेंट एजेंसीज का। In fact, they are doing a fantastic job, especially when narco terrorism is concerned. And how are they doing a fantastic job? You are fighting the most powerful mafia in the world, not just in India. और ये लोग लड़ रहे हैं उससे और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट डन, एब्सोल्युटली नॉट डन। और ये आपको मैं खबर दे दूं, जानकारी दे दूं हमारे दर्शकों को, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज नॉट रिजेक्टेड द पिटिशन फाइल्ड बाय मिस्टर वानखेड़े। व्हाट द दिल्ली हाई कोर्ट हैज सेड इज, प्लीज शो अस हाउ इट इज मेंटेनेबल इन दिल्ली। ये दिल्ली में कैसे मेंटेन होगी कि डेफेमेशन आपका दिल्ली में हुआ है, उसको आप अमेंड करके अक्टूबर 7 को 7 अक्टूबर को लेकर के आइए। This is the news. I mean, I thought थोड़ा और कर दिया होता, बिकॉज 2 करोड़ भी देना पड़े तो शाहरुख खान को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड शायद 200 करोड़ इनको फर्क पड़ता है। सर उसका भी नहीं पड़ेगा। They've got enough. What Mr. Wankhede should ask for is 1 rupee, 1 रुपया आप दे दीजिए और ये निकाल दीजिए वहां से और अपॉलॉजी दीजिए कि आप, as Sameer Wankhede himself has said so many times, Sameer Wankhede is not important. आप समीर वानखेड़े का जितना मर्जी मजाक उड़ाइए, आप डिपार्टमेंट का मजाक नहीं उड़ा सकते ना। आप डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब क्या है? और बॉलीवुड के लोग जो उंगली दिखा रहे हैं, दैट इज अ वेरी डिरोगेटरी मैनर ऑफ आप बॉलीवुड हर चीज से आगे है क्या? क्या बॉलीवुड एवरी एनफोर्समेंट एजेंसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र से आगे बॉलीवुड है कि आप पूरे संस्था का मजाक उड़ाएंगे ऐसे उंगली दिखाकर? नो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? दैट बॉलीवुड इज अबव एवरीथिंग एंड बॉलीवुड कैन रूल जस्ट बिकॉज शाहरुख खान इज क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर. Or can do anything, get away with anything. And the Home Minister. And what is the censor board doing? Exactly. सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था जब बॉलीवुड के दिखा रहा कि बॉलीवुड उंगली कर रहे हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज को? व्हाट डज इट मीन? यहां पर एक ड्रग के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। ड्रग हमारे छोटे छोटे बच्चे को स्कूल और कॉलेज से, इवन हाईफाई सोसाइटी से लेके गोड गरीब जो जनता है उनको भी इफेक्ट हो रहा है, उनके घर में इफेक्ट हो रहा है, उनके घर बर्बाद हो रहा है, छोटे छोटे घर का ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से। और ये खबर जब हर जगह पे फैलती है कि अगर आप बॉलीवुड से हैं तो आप ड्रग्स कीजिए, जो मर्जी कीजिए, सब जायज है आपके लिए। Yes. आपके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। और ये क्या है? ऑफिसर्स का मजाक उड़ा रहे हो ऐसे उंगली दिखा के। That's an insult to the entire system. Terrible, terrible. To everybody who believes in this constitution of ours कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है यही जो बॉलीवुड के लोग हैं जो हजारों करोड़ कमा के बैठे हैं और टोटली ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ड्रग्स रोज के रोज हर मिनट कंज्यूम कर रहे हैं लोग। That's right. And you are ridiculing or belittling the entire organization, the agencies, You can't do that. You can't do that. And there are politicians who are actually standing by these guys. Yes. This is terrible. Absolutely terrible. मतलब एक तरफ मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी, M.K. स्टालिन साहब, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हर कोई, और वो अपना क्या नाम है उसका, भगवंत सिंह मान, वो कहता चिट्टे ने बर्बाद करता जी पंजाब नू। जो चिट्टा है जिसको बोलते हैं ना क्रिस्टल मेथ जो डिलीवर होता है पाकिस्तान से, दे आर डिलीवरिंग इट बाय ड्रोन्स दीस डेज बाय द वे, उसने बर्बाद कर दिया पंजाब को। और ये बॉलीवुड के लोग जो हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? मतलब क्या है ये? This is not done. Absolutely not done. Absolutely not done. Especially right now, the greatest danger, as Prime Minister Modi is acknowledging, is war on drugs. नार्को टेररिज्म। Yes. ये war on drugs. ये हाफिज सईद और ये क्या नाम मौलाना मसूद और ये बाकी सब लोग जो हैं, इनके पैसे कहां से आते हैं? ड्रग्स से आते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल ड्रग्स से आते हैं, सीधी सादी बात है। और आप ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे आप अपने घर में जो मर्जी करो यार, मरो जियो जो मर्जी करो, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है?
but don't destroy the lives of people who look up to you. जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो आपकी तरफ देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, ये एक्चुअल लाइफस्टाइल ये है कि बॉलीवुड शाम को ड्रग्स और खुलेआम ड्रग्स ले रहे हैं। हाउ डिड द सेंसर बोर्ड अलाउ इट? सर एक हाउ जमाना डिड द सेंसर बोर्ड अलाउ अ पर्सन स्मोकिंग मैरिजुआना? जब स्मोकिंग इज नॉट अलाउड तो आप मैरिजुआना स्मोक कर रहे हो, एनफोर्समेंट एजेंसीज आके पूछ रहे, चलो हमारे साथ, बोलते मैं बॉलीवुड का नहीं हूं, वो बॉलीवुड का। तो व्हाट आर यू सेइंग? बॉलीवुड हर चीज से ऊपर है। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहां पर ये, एक जमाना था कि हमारे जो आइडल्स हुआ करते थे, बिल्कुल, जिनको हम आइडल्स माना करते थे, वो थे राज कपूर, वो हुआ करते थे दिलीप कुमार साहब, वो हुआ करते थे सुनील दत्त साहब, वो हुआ करते थे देवानंद साहब। देवानंद साहब तो क्या है, कच्ची लस्सी पिया करते थे और बाकी सब हेल्दी लाइफस्टाइल। लुक एट आपने क्या नाम है, सुनील दत्त साहब, टोटल पेट्रियटिज्म, देश सबसे आगे वगैरह वगैरह, ये लोग हुआ करते थे जो हमारे हीरो हुआ करते थे। आज आपके हीरो कौन है? ये ड्रग लेने वाले, हमेशा सिगरेट पीने वाले, हमेशा, मतलब ये क्या है? नशेड़ी। व्हाट इज गोइंग ऑन? नशेड़ी, गंजेड़ी, आज ये भारत बन गया है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? दिस इज टेरेबल। The great, how did the censor board allow this thing to happen? Though it's a series, सीरियल है, फिल्म्स के लिए सेंसर बोर्ड तो है, या सेंसर बोर्ड नहीं है क्या? No, it is not there. That's the problem. Because as far as these serials are concerned, the standards for this these are very very relaxed, for which is why people are screaming कि इसको जरा ठीक कीजिए. Because in serials you can show just about anything. You can show incest, you can show whatever. Anything goes. So people are screaming about this thing over there. Anyway, once again let me tell you this. Sameer Wankhede has filed a petition. Now, whether he succeeds in the petition or not is a separate issue. All I am saying is what has happened to our country. आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर जिसने इतने बड़े बड़े माफिया के सरगनाओं को अंदर डाला है, और वो अभी भी अंदर है, बाय द वे, ये आपको बता दूं, एटलीस्ट 40 अंदर हैं अभी, 40 के 42, बाकी छोटे मोटे लोग बाहर आए। 40-42 अभी भी अंदर है जिनको कोई हाथ नहीं लगाता था। इसका मतलब केस जायज था। एक केस को लेकर के आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आर्यन खान के केस को लेकर के, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है। लेकिन जैसा समीर वानखेड़े ने खुद कहा है, उसने खुद बोला था अपने सुपीरियर्स को कि भाई इनके पास कोई पोजीशन नहीं है, हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। वो इनके सुपीरियर्स बोलते नहीं ऊपर से ऑर्डर है, पकड़ के रखो। अब किसका ऊपर से ऑर्डर है? नाउ आई रिमेंबर वे बैक इन डिसंबर, the gentleman who was arguing the CBI case over here in the Bombay High Court, he had said that Mr. What's his name? Tushar Mehta. Yes. Tushar Mehta himself will come over here. The Solicitor General of India will come to argue the case against Sameer Wankhede. आज तक तो आया नहीं भाई, 1 साल हो गया है, अभी तक तो आया नहीं. And Wankhede has been winning every case against him, everything against him. Now, my point is, it is time to rehabilitate Sameer Wankhede and bring him back to Mumbai. That's what I'm saying. We need some strong officers, because आप कानून भले जितना बनाए, एनफोर्समेंट करने वाला ऑफिसर अगर मजबूत नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। आज रैम्पेंट, आज भले सीएम फडणवीस ने भी कहा वॉर ऑन ड्रग्स, बट हर गली में, हर नुक्कड़ में ड्रग्स मिल रहा है, एंड वेरी इजीली अवेलेबल। सर जस्ट आउटसाइड आवर ऑफिस, यस, मिल रहा है। ऑफिस के बाहर चलिए ना, गेट के बाहर चलिए, जहां पर वो ऑटो वगैरह पार्क्ड होते हैं, किसी को मालूम पड़ जाए कि हाँ इसको ड्रग चाहिए, 2 मिनट में मिलता है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? And are you trying to tell me it is what war on drugs? समीर वानखेड़े के जाने के बाद लोग जो हैं इतने ज्यादा उनके हौसले इतने बुलंद हो गए, सबके सामने बेच रहे हैं। सीधी सादी बात है। Right, let's go straight across to our guest. This is enough for the day as far as Mr. Sameer Wankhede is concerned. We'll of course talk about him later. Can we go to our guest, please, if you don't mind? Thank you very much. अशोक यादव जी नमस्कार। अशोक यादव जी नमस्कार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नमस्कार सर, म्यूट पे है शायद आपका फोन। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी मेरी नहीं आ रही? अब आ रही है सर। yes, it's coming. आपको नवरात्रि के 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को भी। जय माता दी सर, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। Nizam Saab, namaskar. We meet again, sir. Lovely, sir. Lovely to have you on the show. Very frankly speaking, I think Nizam Saab deserves a salary from us because he's here every second day. Nizam Saab, namaskar. Namaskar, sir. Namaskar, namaskar. Dr. Viral Malik, how are you, sir? जी बहुत बहुत धन्यवाद।
Fantastic. अविरल मलिक साहब, आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं 5वें दिन की। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस, सो नाइस। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपका पूरा जीवन मंगल में रहे, हमेशा आप प्रसन्न रहो, और अशोक जी को भी बहुत शुभकामनाएं, और जो भी साथी पैनलिस्ट है उनको भी बहुत निजामुद्दीन रहीम साहब जी, हमारे बड़े पुराने साथी हैं सर, मेरे पत्रकारिता के साथी हैं निजामुद्दीन रहीम साहब, बट नाउ ऑफ कोर्स ही इज अ सीनियर लीडर इन द कांग्रेस। अशोक यादव साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं सर। आज जी एक मौलाना कोई हैं बीड़ में, महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ तू यहां पर आके दिखा, तुझे हम यहीं दफना देंगे। अब ये कहां से आ गया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब क्या है कि इनको मालूम नहीं है कि ये सब चीजें अगर आप बोलेंगे तो किसकी मदद होगी? भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी ना। मतलब अगर आप ऐसी कोई बात करेगा तो मतलब क्या है सर ये? भाई इतनी तो अकल होनी चाहिए यार। अशोक यादव जी बोलिए प्लीज। नहीं, देखिए इस तरह की चीजें जो है ना राजीव जी, जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, साइंस का जब एक्सपेरिमेंट होता था तो उसमें 5 स्टेप होते थे। उसमें का एक स्टेप है एक्सपेरिमेंट होता है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है वहीं आपके महाराष्ट्र में ही नागपुर की फैक्ट्री से बना हुआ है। ये प्रोडक्ट जो है ये टाइम से अपने ग्राहकों के माध्यम से भाजपा आरएसएस से इसको बुलवाती है, तो उसी का एक पार्ट है ये। उसको आप अगर कह रहे हैं कि भाजपा की मदद होगी, तो उसको मैं दूसरे तरह से कहूंगा कि भाजपा की मदद करने के लिए ही बुलवाया जा रहा है। ऐसे मौलाना लोगों को प्लांट किया जाता है और उनको इसकी स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है कि आपको ऐसे बोलना है, ताकि अभी इसका एक पोलराइजेशन हो और हमको फायदा मिले। देखिए अभी तक तो राजीव जी हम लोग जो भी त्योहार आते थे, चाहे हिंदू भाई के आते थे या मुसलमान भाई के आते थे, तो उसमें त्योहारों की खुशियां हम लोग मिल के बांटते थे। और त्योहारों में हम लोग भाईचारा और आपस में मेल मिलाप, मेल जोल, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। लेकिन न जाने इस देश के इस भाईचारे के माहौल को, इस देश के इस जो हमारा जो गुलदस्ता था, इस पे किसकी नजर लग गई है कि जैसे ही कोई त्योहार आता है इस तरह की चीजें होने लगती हैं। अब देखिए यूपी में कांवड़ यात्रा से लेकर के होली, दिवाली, दशहरा, 2024 के बाद जितने भी त्योहार आए हैं, कोई त्योहार शांतिपूर्वक नहीं मनाने दिया गया है। हर त्योहार में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और पहले तो इस तरह की घटनाएं जो है कुछ आतंकवादी समूह के लोग करते थे, जो त्योहारों को टारगेट करते थे और उसको कहीं न कहीं किस तरह की कुछ मिसहैपनिंग करने का प्लान करते थे। तो लेकिन अब जो ये सब चीजें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग कर रहे हैं, ये त्योहारों के माध्यम से हेट्रेड फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी अब बताइए दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, और मौलाना पता नहीं किसका किसका बयान आना शुरू हो गया। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं सरकार को इसके रूट में जाकर के इस तरह की चीजें अगर कोई संगठन प्रायोजित कर रहा है तो संगठन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसके माध्यम से सब चीजें बुलवाई जा रही हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल है उठता है कि जब क्या बोलें इसको, हम लोग भोजपुरी में कुछ इसको और बोलते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि जब वही जिसके मदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही जब इसको इस तरह की चीजें प्रायोजित करवा रहे, फिर सरकार क्या करेगी? सरकार तो फिर बल्ले बल्ले है। भोजपुरी में बोलिए ना, बोलिए। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव जी ने क्रिटिसाइज किया कि जिस प्रकार से स्टेट ने हैंडल कर दिया, सरकार ने लद्दाख वायलेंस को हैंडल किया, लद्दाख वायलेंस को जिस प्रकार से अमित शाह मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैंडल किया वो ठीक नहीं था। अखिलेश यादव जी के आखिरकार स्टेटहुड मांग रहे इतने वायलेंस को रिपेल करना, और जिस प्रकार से वांगचुक जी को अरेस्ट किया अंडर एनएसए, ये टोटली लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को शर्मसार करने वाली। अखिलेश यादव ने तुरंत विरोध कर दिया इसका। यादव जी नहीं, देखिए होता क्या है, जब आप अपने देश के नागरिकों से कोई चीज वादा करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं, तो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ करप्शन। इस चीज को बार बार हमारे नेताजी भी कहते थे और हमारे राष्ट्रपति जी भी कहते हैं कि वादा खिलाफी भी एक तरह का करप्शन माना जाता है। तो अगर आपने लद्दाख की जनता से वादा जो किया था, उस वादा खिलाफी आप कर रहे हो, तो जनता तो देखिए कोई भी जो प्रदर्शन होता है वो संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। इस चीज का हम लोग हिमायती हैं, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रदर्शन में। लेकिन अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है और जिस वजह से हो रहा है, उस वजह को सरकार को फाइंड आउट करके उस वजह को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि वो लोग हमारे ही लोग, हमारे देश के नागरिक है। कोई ऐसा नहीं कि बाहर से लोग आए हुए हैं और हमारे देश में आके उथल पुथल मचा रहे हैं। हमारे देश के नागरिक हैं वो, और उनके किसी बात को लेकर समस्या है तो सरकार को उस समस्या को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन सरकार इस तरह की चीजें जो कर रही, डिक्टेटरशिप एक तरह से है,
इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो और अशोक ये सब यादव जी चीजें अगर इस तरह से लाठी के दम पर, गोली के दम पर, जी, मुकदमे जी, के दम जी, पर दुरुस्त बात। अगर दबाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म में इसका मतलब दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अशोक यादव जी, इसके पहले कि मैं निजाम साहब के पास जाऊं, अशोक यादव जी, ये वही सोनम वांगचुक साहब हैं। एक चीज याद रखिए, मैं अपने दर्शकों को फिर याद दिला दूं, ये वही हैं सोनम वांगचुक साहब जिनकी जीवनी के ऊपर जो फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर है 3 इडियट्स नाम की फिल्म में बेस्ड है, ये वही हैं। जी। ही इज एन इन्वेंटर, इनोवेटर। इन्होंने जो इंडियन आर्मी के लिए इग्लू बनाया है, इट वर्क्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट पावर, एंड इट गिव्स यू वार्मथ एंड हीट एंड एवरीथिंग एल्स। इनके खुद के नाम पे न जाने कितने पैटेंट्स हैं, इन्होंने खुद कितने आविष्कार किए हैं, कितनी इनोवेशंस करी हैं। और एक चीज आपको बता दूं, जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ था ना सर, ये सोनम वांगचुक साहब सबसे पहले लद्दाखी थे, वो लद्दाख के एमपी को छोड़ के, जिन्होंने इसका वेलकम किया था। इन्होंने कहा था सबसे अच्छी चीज अभी तक किसी भी भारत सरकार ने अगर करी है, वो आर्टिकल 370 को रिपील किया है। और उस वक्त जैसा कि आप बोल रहे हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित करने का वादा किया गया था। अब अशोक यादव जी, वही सोनम वांगचुक, क्योंकि अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको पूरा आप स्टेट दीजिए, फुल स्टेटहुड दीजिए, उसको अब आपने टेररिस्ट करार कर दिया, अंडर एनएसए इनको पकड़ लिया, इनकी जो एनजीओ है उसमें एफसीआरए की वायलेशन आपको दिख गई। ये क्या है अशोक यादव जी, प्लीज बोलिए सर। देखिए, यही चीजें जो आप बता रहे हैं, इसी तरह की चीजें जो है कहीं न कहीं हमारे डेमोक्रेसी को सप्रेस करती हैं। और इस तरह की चीजें जहां भी होती हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कि इस तरह की बातें मैं किसी निगेटिव भावना से कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की चीजें अगर किसी भी देश में होती हैं तो अंदर अंदर इसमें एक बड़ा बृहद आंदोलन का रूप ले लेता है। क्योंकि देखिए, सोनम वांगचुक हो या कोई भी ऐसा जो सेलिब्रिटी हो, जो बड़ा चेहरा है, अगर वो जब तक मोदी सरकार के या भाजपा के मतलब उसके सुर में सुर मिला रहा है, तो उसको बिल्कुल उसको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे वो जेन्युइन कोई बात करने लगेगा कि ये चीज आप सही नहीं कर रहे हो, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मतलब सरकार के हिसाब से ये चीज नहीं ठीक है, ये चीज जनता के हिसाब से ठीक है, तो सरकार उसी वक्त आपकी दुश्मन बन जाती है। तो दिस इज आल्सो ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है कि डिसेंशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और डिसेंशन को अगर आप कुचल रहे हो तो कहीं न कहीं आप लोकतंत्र को भी कुचल रहे हो, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संविधान को, दोनों को आप कुचलने का काम कर रहे हो। सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह बनती है निजामुद्दीन रहीम साहब कि डेमोक्रेसी का मतलब ही डिसेंट होता है। डिसएग्रीमेंट का मतलब डेमोक्रेसी है। एग्रीमेंट से डेमोक्रेसी नहीं होती है, एग्रीमेंट से सिर्फ डिक्टेटरशिप होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आपके विचार अलग हैं, डॉक्टर मलिक के विचार अलग हैं, अशोक यादव जी के विचार अलग हैं, और हम फिर भी साथ में हैं। ये होती है डेमोक्रेसी। तो आप ये बताएं निजाम साहब, एक तो आप मैं चाहूंगा कि वांगचुक साहब का जो अरेस्ट हुआ है उसके ऊपर आप कमेंट करें, और दूसरा जो आज एक नई योजना लॉन्च करी है प्रधानमंत्री जी ने पटना में, बिहार में, जहां पर 7,500 करोड़ बांटे गए हैं महिला एंटरप्रेन्योर्स को, महिला रोजगार के लिए, कि कोई नया व्यापार वो शुरू करेंगे, लघु उद्योग के लिए। तो ये तो सर लड़की बहन टाइप योजना ही होगी ना, मतलब बिहार में। तो अब आप कैसे जीतेंगे बिहार? वो तो टेम्पलेट आ गया, जैसे आप महाराष्ट्र हार गए वैसे आप बिहार भी हारेंगे। निजाम साहब, ये सर, चुनाव हार जीत एक अलग प्रक्रिया है। हार जीत होती रहती है, राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर हार गए, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा आदमी एक नचनिया से हार गया चुनाव। तो ये इस चीज का कोई माने नहीं रखता कौन हार रहा है कौन जीतेगा। सवाल यह है कि लोकतंत्र बचाने की जिनकी जवाबदारी है वो क्या कर रहे हैं। अगर कल तक जो है ये इनके साथ खड़े थे और 370 के लिए उनकी मदद कर रहे थे, सोनम वांगचुक थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल। सोनम वांगचुक, अगर आज उन्होंने अपना अधिकार मांग लिया तो आपने उनको जेल भेज दिया, उनका एफआरएस के अफसर ने सर्टिफिकेट आपने बरकत किया। सर्टिफिकेट एक दिन में तो बनी नहीं, और वो सर्टिफिकेट इशू करती है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, और उसके लिए बड़ी छानबीन होती है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट बनती है। मुश्किल से हिंदुस्तान में चंद बड़े एजेंसी के पास होंगी या बड़े एनजीओ के पास होंगी। तो ये तो आप धमका रहे हैं ना कि अगर आपने अपना हक मांगा तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, और वही तो कर रहे हैं ये। देखिए, जिस दिन से बीजेपी आई थी, शुरू के 2-4 साल उन्होंने शायद बहुत अच्छा काम किया हो सकता है, उसके बाद या तो वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं, या जो है इस देश को तोड़ने और उसको तबाह करने का काम कर रहे हैं। आप खुद महाराष्ट्र में देख लीजिए कि आज नारायण राणे जी के पुत्र जो है, उनका बयान है, हम किसी धर्म के दूसरे आदमी घुसने नहीं देंगे, इसको तोड़ देंगे, उसको मार देंगे, उसको निकाल डालेंगे। तुम्हारे बाप का है जो निकाल डालेंगे तुम।
अरे सर, ये देश जो है लोकतंत्र के अगर माध्यम से बना है और डेमोक्रेसी में बिलीव करता है भारत और उसके संविधान के उसके सारे लोग, तो जो नियम कायदा बनाया है कोर्ट ने या बायलॉज में जो आए हैं उसको फॉलो करिए ना। आप गुंडागर्दी क्यों करेंगे? आप रोड पे नहीं निकल सकते साहब, आपने हमारी बात नहीं सुनी, आप ये नहीं, ये तो तरीका गलत ही है ना। और जब आपने महाराष्ट्र में लाडकी बहन में आपने सिर्फ लाडकी बहन इसीलिए लाया था कि आपको चुनाव जीतना था। आज लाडकी बहन का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, बुरे तरीके से। अभी ये मेरा ख्याल है चौथा या पांचवा महीना है, 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया। तो ये फ्रॉडी और धोखेबाज लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है इस देश से, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से। वो इस देश के डाकू हैं, लुटेरे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हर वो काम कर रहे हैं जिससे ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों को उसका फायदा पहुंचा सके, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। निजामुद्दीन जी, भाई कल तक आप चिल्ला रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। आज राहुल गांधी जी ने यह स्लोगन दिया, पेपर चोर गद्दी छोड़। Yes. तो पेपर स्लोगन चोर गद्दी छोड़, सुनिए ये ना। कहां का? यानी कितना आप सर, जीतने, इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी आरोप लगा देंगे, देखिए, वोट चोरी, आरोप का पेपर चोर। सवाल, बोलिए बोलिए। आरोप का सवाल नहीं है नामबियार जी। पिछले 11 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर फूट के कैसे गए? वो पेपर इनके घर में बनते हैं ना, सरकार की जवाबदारी है उसकी सिक्योरिटी देना। जहां पेपर्स रखे जाते हैं वो जवाबदारी किसकी है? अखिलेश जी की है, राहुल जी की है? वो जवाबदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की है, भारत सरकार की पुलिस का है। प्रदेश की अगर परीक्षा हो रही है तो स्टेट के गृह मंत्री का है, स्टेट की पुलिस और उसके डीजी की जवाबदारी है। उसमें हर बार फेल है। कितनी परीक्षाएं आज तक उन्होंने कराई, और यह बता दें कि उस परीक्षा का कोई रिजल्ट दिया हो? जब कोई परीक्षा करीब आती है, बच्चे तैयारी करते हैं और आप 1 सेकंड में आपके यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि परीक्षा का पत्र जो है लीक हो गया। तो अगर परीक्षा पत्र लीक हो गया तो ये नारा वहां के बच्चों ने दिया, जिन बच्चों का भविष्य ये अंधकार में बना रहे हैं। 11 साल से सरकारी नौकरियां दे नहीं सकते। मैंने आपको पिछले एक डिबेट में बताया था कि राजस्थान में मुश्किल से 35,000 लोगों का कोई वैकेंसी थी, वो 35,000 के इंटरव्यू देने के लिए 22 लाख लोग आए, 22 लाख बच्चे। तो जिसका भ्रष्टाचार के अलावा कोई तंत्र नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि हम आपको नौकरी देंगे सरकारी। अरे जब एग्जाम होगा तो नौकरी देंगे ना, एग्जाम कराने से पहले आप पेपर लीक करा देते हैं। जब लीक हो जाता है तो उसका एक प्रोसेस बढ़ जाता है और उसके बाद उस बेचारे का जो साल भर तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया, आप उसको खत्म कर देते हैं। तो राहुल गांधी का नारा नहीं है, राहुल गांधी का नारा वही है जो वोट चोरी का, ये वहां के बच्चों का नारा है। राहुल गांधी ने उसको दोहराया क्योंकि बच्चे खुद अपना भविष्य देख रहे हैं कि उनको कहां मिलने वाला। उनको पता है कि ये जब तक ये 2 लुटेरे इस देश में है उसका कोई भविष्य नहीं है। Let me go to Dr. Aviral Malik. Dr. Aviral Malik साहब, सबसे पहले तो एक तो आपकी जो कैंपेन है किसी भी तरीके से, मतलब अपने सत्यपाल मलिक जी को भारत रत्न देने के लिए आपने शायद उसमें एक चिट्ठी का एक अभियान चलाया, जबरदस्त चलाया। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वी रियली एडमायर्ड हिम एंड वी एडमायर योर गट्स। और आपकी बहादुरी की मुझे दाद देनी पड़ेगी साहब। बीजेपी में रहते हुए आप ऐसा एक अभियान चला रहे हैं आप अपने चचा के लिए। फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली लवली। कंग्रेचुलेशंस टू यू सर। माई रिस्पेक्ट फॉर यू रियली गोज अप। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 सर, ये उत्तर प्रदेश में निजाम साहब आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो भारत रत्न मांग रहे हैं तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। जी, वंडरफुल। उन्होंने कहा है सर, इसलिए उन्होंने अभियान शुरू किया है। भारत के बहुत ईमानदार, मुझे तो शर्म आती है सर कि ये कैसे बीजेपी में पड़े हैं। तो शायद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले, अशोक यादव जी के पास जाने वाले। अविरल मलिक जी, क्या अशोक यादव जी के पार्टी में शायद जाने के प्लान है आपका? मलिक जी इस देश के बहुत ही प्यारे रत्न हैं, रहे हैं इस देश में। आज वो दुनिया में नहीं है, हम इसलिए उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, जब थे तब भी तारीफ की है। आप मेरे जितने डिबेट देखे होंगे, मेरा ख्याल है भाई साहब के साथ भी एक डिबेट में मैंने इनसे पहली बार भी कहा था कि आप अपने परिवार को छोड़कर कहां भटक रहे हैं। तो अगर वो मांग कर रहे हैं भारत रत्न की, तो मैं पूरी ताकत के साथ, मेरे अपने जो सोर्सेज हैं, मैं चाहूंगा उसका भी उपयोग करें और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसे गुंडों के सरदार चले जाए उधर, आपकी बात हो गई। रहकर उन्होंने जो सर, मैं अब डॉक्टर मलिक के पास जाऊं, वो हो गया ना। आपने अपना समर्थन आपने प्रदर्शित कर दिया। अब मैं जाता हूं डॉक्टर मलिक के पास। डॉक्टर मलिक, दूसरी चीज ये है कि ये बात बहुत ज्यादा चिंता की बात है। इट्स वेरी वरिंग सर,
कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में 2 स्टेट्स हैं ऐसे जहां पे बार बार पेपर लीक होता है। सर ये ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर मलिक, पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल कुछ जरा ज्यादा ही हो रहा है। डॉक्टर मलिक, इसका सोल्यूशन क्या है? सरकार इसमें क्या कर रही है, जरा बताएंगे सर प्लीज। डॉक्टर मलिक प्लीज। जी देखिए, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो विकास हो रहा है, और देश में अगर कुछ हो रहा है तो विकास हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और मेन चीज है, किसान की बात होनी चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो काम किए गए हैं उस आधार पर बात होनी चाहिए, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बात होनी चाहिए, ना कि केवल बयानबाजी होनी चाहिए। और जहां तक विषय सोनम वांगचुक का, और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय अगर लद्दाख की पर्टिकुलरली बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जम्मू कश्मीर राज्य में शांति रहे इसकी हम चिंता करते हैं, लद्दाख में शांति रहे इसकी हम चिंता करते हैं। 370-35 को टक के एक चोट पे हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, के सरकार के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से हुआ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का या देश भर का, मैं समझता हूं हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नारे के आधार पर चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की उत्तम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, नंबर 1 उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जहां तक विषय मेरे दादाजी को भारत रत्न के संबंध में बात की गई, तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं चिट्ठी लिखी, और जितने टीवी चैनल्स हैं उनमें मैंने बाइट दी इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। और आज राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी ने बुलाया, बकायदा आधे घंटे से ज्यादा हमारी उनसे इसी विषय बात मेरी हुई पर्टिकुलरली। तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चीज के समर्थन में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय मांग का, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, मोदी जी का ही मानना है, और आज महामंत्री संगठन BL संतोष जी का पूर्ण रूप से मानना था। सबका पूर्ण रूप से समर्थन है, आशीर्वाद है, कोई किसी रूप में समस्या नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है जिसमें सबको स्पष्ट रूप से बोलने का अधिकार है। नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी और संविधान को आप स्टेप बाय स्टेप, एक एक ईंट गिराकर आप सत्यानाश कर रहे हो। CWC का मीटिंग था 2 दिन पहले बिहार में, फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, वहां पर रेजोल्यूशन पास कर दिया। देश को सबसे बड़ा खतरा RSS से है, बीजेपी से है, और RSS और बीजेपी मिलकर एक एक ईंट लोकतंत्र का मिटा के लोकतंत्र को खत्म करने वाले, संविधान को खत्म करने वाले। थ्रेट अभिनंदन मल्लिक जी, आप लोकतंत्र को खत्म करने वाले। देखिए, हम इतनी बड़ी बातों में पढ़ते ही नहीं है, छोटी बातों को एक तरीके से कर लेना चाहिए और छोटी चीजों को समझ लेना चाहिए। वो बिल्कुल स्पष्ट है, मुद्दे क्या हैं और क्या होने चाहिए, और किन मुद्दों के आधार पर डिबेट और चर्चाएं होनी चाहिए। किसान को खाद बीज मिले, यूरिया मिले, और उसकी जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ऋण माफी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की, वो एक रिपोर्ट कार्ड का अलग विषय है, लेकिन किसान खुशहाल हो, उनकी आय बढ़े और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, और उसके साथ साथ देश का उत्थान और विकास हो, इस चीज पे फोकस होना चाहिए हर राजनीतिक दल का। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और गरीब पीड़ित शोषित वंचित का विकास हो, आदिवासियों का कल्याण हो, और साथ साथ जहां तक विषय रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य, इन पे चर्चा होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, रोड्स एंड टूरिज्म सेक्टर, इन सेक्टर्स पे चर्चा होनी चाहिए और इसमें क्या विकास हुआ। पर्टिकुलरली अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो टूरिज्म सेक्टर में बड़ा उछाल देखने को मिला भूतपूर्व तरीके से, ये भी एक रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ जी सर, J&K में तो बहुत प्रोग्रेस हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमने खुद जाकर के देखा, ऐसी की बात है। उमर अब्दुल्ला साहब खुद तारीफ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, लद्दाख को भी प्रॉमिस किया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा आपको दिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए सोनम वांगचुक साहब जो हैं, उन्होंने FCRA की कोई वायलेशन करी है तो उसकी तो सजा मिलनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसमें अगर NSA लगता है तो लगता है, नहीं लगता तो नहीं लगता। लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है कि वो आज आपके खिलाफ बात कर रहे हैं तो वो देश के दुश्मन हो गए, तो उनको आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपने अंदर डाल दिया उसको। और उसके पहले जब तक वो आपके साथ थे, क्योंकि FCRA का वायलेशन अभी से नहीं है, ये तो बहुत पहले से है, तो तब आपके बड़े चहीते थे। तो सर ये जरा अजीब है थोड़ा सा, कि जैसे एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज हुई है यहाँ महाराष्ट्र में। जैसे हमारे अजीत दादा पवार साहब हो गए, ये कहा गया था कि 70,000 करोड़ का गबन किया उन्होंने। फिर हमारे आदरणीय सम्मानीय नारायण राणे साहब हो गए, हमारे छगन भुजबल साहब हो गए। ये सब लोग जो थे, ये सब लोग करप्ट से ज्यादा करप्ट बताए गए थे। आज वो सब लोग आपके साथ हैं। तो मतलब जो आपके साथ है वो देशभक्त है, जो आपके खिलाफ है या आपके खिलाफ कोई भी जरा भी क्रिटिसिज्म करेगा वो आतंकवादी हो गया।
सर डॉक्टर मलिक बताइए प्लीज। जी देखिए, कोई भी क्रिटिसाइज हमारी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कर सकता है, सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये देश संविधान के आधार पर चलता है। हमारी पार्टी ये नहीं कहती कि कोई हमें क्रिटिसाइज ना करे, तथ्यों के आधार पर सब क्रिटिसाइज करें, जितना जिसे मर्जी हो करे। अब यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा है आज, और इमरान मसूद की बात कर रहा हूँ, हालांकि कुछ वहां पुण्यात्मा भी घूम रहे हैं, कुछ इस टाइप के लोग। फॉर एग्जाम्पल आसू मलिक है समाजवादी पार्टी के, उनका यही काम है, आसू मलिक वर्सेस इमरान मसूद वहां अपना चल रहा है, और इसी के आधार पर गठबंधन भी टूट सकता है, जो स्पष्ट खबरें आ रही हैं। और इमरान मसूद के क्या बयान थे, वो बोटी बोटी का बयान दिया, फिर राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने उनका प्रचार भी किया और टिकट भी दिया। अब ये लोकतंत्र, इससे ज्यादा क्या चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री को वो बोटी बोटी का बयान दे दिया जाता है, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो गालियां देने का काम करते हैं, मणिशंकर अय्यर हो, अन्य भी लोग हैं इस प्रकार के। और साथ साथ जहां तक विषय है सोनम वांगचुक का, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, कोई हमें पीड़ा नहीं है। अगर हमें किस चीज से पीड़ा है तो ये है कि गैर कानूनी काम, अलोकतांत्रिक काम नहीं होने चाहिए, देश को किसी रूप में खतरा नहीं होना चाहिए, देश पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना चाहिए। और हम किसी आधार पे किसी को पकड़वाने का या किसी को छुड़वाने का काम कतई नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ना जुडिशरी है, ना मीडिया है, ना कोर्ट है, ना न्यायपालिका है, ना हम तय करते हैं कौन जेल जाए कौन बाहर आए। हम एक राजनीतिक दल है, राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं, जनता के कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जुडिशरी का, जुडिशरी अपना काम इंडिपेंडेंटली करती है, मीडिया अपना काम करती है। बट आप कह रहे हैं कि लोग वहां मीडिया को एक गोदी मीडिया कह देते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पीरियड ने तो सोनम वांगचुक जी का मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। सोनम वांगचुक वाले इशू में एक लोकल स्टेटहुड के लिए वहां पर झगड़ा हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। इस लोकल स्टेटहुड का एजिटेशन लोकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर सेंट्रल एजेंसीज कहां घुस गए, सीबीआई घुस गए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट घुस गए, सेंट्रल एजेंसी का क्या काम है वहां पर? आप सेंट्रल एजेंसी में एनएसए के अंदर उसको गिरफ्तार करके क्या हुआ? वहां पर लोकल स्टेटहुड के लिए आंदोलन हो गया, बीजेपी के ऑफिस भले वायलेंट एजिटेशन हुआ, बट इट्स अ लोकल सब्जेक्ट, गवर्नर लेवल के। यहां पर सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रहा है? आप विक्टिमाइजेशन जो बार बार ऑपोजिशन का कहना है, अखिलेश यादव जी का कहना है, राहुल गांधी का कहना है, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज यहां पर दिख रहा है। मामला 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मामला है, एनएसए के अंदर उनको अटैक कर लेना, अरेस्ट कर लेना। डू यू थिंक एक्सेस हो रहा है? अपने सेंट्रल एजेंसीज को लोकल प्रॉब्लम्स में जानबूझकर सेंटर घुसा रहा है। मलिक जी, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी रूप में इस तरीके से कार्य नहीं करती है जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां तक बात है और एजेंसीज की जहां तक बात है, तो एजेंसीज फ्री हैं, वो फ्री एंड फेयर तरीके से जांच करती हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करती हैं। जुडिशरी फ्री एंड फेयर है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय, एक तरीके से परसेप्शन ऐसा बनाया जाता है कि भाई भाजपा कार्यालय और बीजेपी हेड ऑफिस में बैठे हुए ऑफिस बेयरर्स ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ईडी सीबीआई में और जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। ऐसा कतई नहीं है, ये बिल्कुल हास्यास्पद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इस मामले का पर्टिकुलरली, तो मैं स्पष्ट रूप से आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई वो अपने तरीके से जांच होती है, और जो अगर कोई क्रिमिनल है या क्राइम करता है ये समझ में नहीं आया कमिट, तो उस पर कार्रवाई होती है। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वेरी फ्रैंकली सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहां से आ गया? ही इज बीन अरेस्टेड अंडर एनएसए, व्हाई? व्हाट हैज ही डन? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। एफसीआरए का वायलेशन है, दैट्स एन इकोनॉमिक क्राइम, एनएसए कहां से आ गया सर उसमें? और दूसरी चीज क्या है, निजाम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक्चुअली आपकी आवाज आ नहीं रही है, ये लोग आपकी आवाज क्यों नहीं सुना रहे मुझे मालूम नहीं है। बगैर तय किए जज बोल नहीं सकता। अभी आप यक्स सीबीआई जो है, आपका चीफ जस्टिस जो भी पहले था, अभी उसकी क्या हालत हुई, उसने तो बोल दिया सबकी सारी चीजें। आप तो देखिए ये बातें आप कह रहे हैं, आप जो है निजाम साहब, मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत मदद कर रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक की, तो मुझे बड़ा शक हो रहा है कहीं आप बीजेपी में तो नहीं जा रहे। क्योंकि जैसी मैं उनसे कोई सवाल पूछता हूं, आप क्या बोलना शुरू कर देते हैं, तो उनको बहुत टाइम मिल जाता है उनको सोचने के लिए। आप लोगों की दोस्ती है पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है। सर डॉक्टर अविरल मलिक, भारतीय तो है ही है ना सर, सभी भारतीय हैं यहाँ पे। अब मैं डॉक्टर अविरल मलिक, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, क्या है आप यू लुक एट द परसेप्शन, यू लुक एट द narrative which has been created as a result of this, you look at the way the world will look at this, कि here is a man, here is a scientist, he is a scientist, उसने हमारी इंडियन आर्मी के लिए ना जाने कितने इन्वेंशंस किए हैं which are being used even now। मेरा ये कहना है कि ऐसे शख्स को, a world renowned inventor
उसको जब आप ऐसे जेल में डालते हैं तो सर उसका बहुत इंटरनेशनली एंड अदरवाइज उसका इंप्रेशन ठीक नहीं जाता है सर। कुछ भी हो सकता था। अरे भाई लोकल पुलिस अरेस्ट कर सकती थी इनको, ऐसी क्या बात है? व्हाई डू यू हैव टू सेंड दी एनएसए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसमें सर ईडी कहां से आ गई, बाकी सब लोग कहां से आ गए? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, आप लोग बहुत अकल वाले लोग हैं। लेकिन दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, चलिए लद्दाख के बारे में बात करेंगे एंड निजाम साहब इसके बारे में और कुछ भी बोलना चाह रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बिहार में जो अभी अनाउंस किया है ना आप लोगों ने, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसके लिए 7,500 करोड़ बट भी चुके हैं सर, दैट इज अ विनिंग फॉर्मूला। वो जो महाराष्ट्र में आपने किया लाड़की बहन के साथ, वो तो आपने बिहार में कर दिया। अब तो मतलब ये तो जो वो अभिषेक शर्मा वाले छक्के मार दिए सर आपने तो लग रहा है मुझको। आई डोंट थिंक द कांग्रेस विल बी एबल टू कम्पीट, मुझको ऐसा लग रहा है। आई एम श्योर अशोक यादव जी और निजाम जी दे विल नॉट एग्री विद मी, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, जो आज मोदी जी ने किया है, महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जो भेज दिए हैं, मामला अब खत्म है। चाहे ये बिहार की इलेक्शन खत्म है। अब मलिक साहब आप बताएं, बोलिए सर। डॉक्टर मलिक बोलिए सर। बिहार जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक सोनम वांगचुक जी का विषय है सर, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। के विषय को उठाने का काम किया जा रहा है और पर्टिकुलरली बीजेपी पे सरकार का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपने आधार पे किसी प्रकार का निर्णय इस तरीके का नहीं लेते कि भाई किसी के ऊपर एनएसए लगा दिया जाए। वो जो जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, अपराध किया जाता है, अपराध के आधार पे निश्चित होता है और जेल भेजना या बाहर निकालना ये कोर्ट तय करती है, हमारा कतई विषय नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो कहा जाता है बीजेपी ने जेल भेजा, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो कहा जाता है कोर्ट ने बाहर निकाल दिया। उस दिन कोर्ट को धन्यवाद होता है और लोकतंत्र सुरक्षित और संरक्षित हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर हो जाता है उस दिन के लिए, और कोर्ट फ्री एंड फेयर हो जाते हैं। जिस दिन कोर्ट जेल भेजता है उस दिन कोर्ट दोषी हो जाता है और उस दिन बीजेपी दोषी हो जाती है कि भाई बीजेपी ने भेज दिया। मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें एक तरीके से इन्हें नहीं करनी चाहिए। और जहां तक विषय हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, अंदर से भी और बाहर से भी हर विषय रखने का सबको अधिकार है और सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का सर। बिहार के बारे में बोलिए ना सर। बिहार किसी रूप में कोई कंफ्यूजन, कोई दो राय नहीं है। बिहार में जो आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना का जो लॉन्च किया है, उसके बारे में बोलिए ना सर, अगर आपको कुछ जानकारी है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में बोल देंगे अगर आपको जानकारी है उसके बारे में। देखिए, जहां तक विषय है बिहार का, तो बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज पूर्ण रूप से मजबूत है, जेडीयू मजबूत है। और रही बात वहां की जनता के सहायता की, तो पूर्ण रूप से जितना आवश्यक होता है भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू की सरकार, गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ बिहार प्रदेश की जन जन की सेवा कर रही है और भविष्य में भी करती रहेंगी, क्योंकि जनता ने ठाना है, So before I go to बीजेपी अशोक को यादव जिताना है, जी, जंगल राज को भगाना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वंडरफुल। और नीतीश कुमार को भी भगाना है। जिसका जंगल मैं आ रहा हूं आपके सरकार पास। है ना अरे सर आपके पास आ रहा हूं। सर, नीतीश मैं कुमार कह को रहा भी हूं, भगाना जंगल है राज बिहार और में उसके है। अलावा, आप कल- अरे निजाम साहब पूछने तो दो सर। आपने जो अशोक यादव जी ने बहुत बड़ा अहम मुद्दा जो सामने रखा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यंग पीपल आज की तारीख में, अविरल मलिक साहब, आपने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया सर। कोई 21वीं बार या 22वीं बार, या अशोक यादव जी पूरे फिगर दे पाएंगे, या 25वीं बार पेपर लीक हुए हैं सर उत्तर प्रदेश में। ये क्या हो रहा है, इसके बारे में आप बहुत बोल ही नहीं रहे। डॉक्टर मलिक बताइए सर, व्हाई आर पेपर्स बीइंग लीक? एग्जामिनेशन पेपर इतने लीक कैसे हो रहे हैं सर? डॉक्टर मलिक प्लीज बोलिए। जी देखिए, जहां तक विषय पेपर लीक होने का, मैं समझता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर जी आपकी आवाज कट रही थी, वैसे क्वेश्चन आपका कट रहा था, लेकिन मैं जवाब देता हूं, लास्ट लाइन मैंने सुनी है। तो जहां तक पेपर लीक का विषय है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पेपर लीक कहीं होता है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाती है और नकल माफिया के ऊपर कड़ी और कठोरतम कार्रवाई अगर किन्हीं सरकारों के द्वारा की गई, तो उनमें या तो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी आज नहीं है हम सबके बीच, उनकी सरकार में नकल माफिया पे कठोरतम कार्रवाई हुई। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसमें नकल माफिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने का अभूतपूर्व कार्य किया गया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है आज के समय में, तो ये डंके की चोट पे आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से नकल नहीं हो सकती। अगर कहीं होती है
तो कठोर सर, मैं नकल की बात नहीं कर रहा हूं, तो पेपर लीक की नकल बात कर रहा हूं। माफिया को जेल में ठूस देना अरे चाहिए। नकल- चाहे सर, कितना नकल ज्यादा तो खराब तब होगी पत्ती जब कितने पेपर बड़ा होंगे। political correction हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर नकल तो तब होगी जब एग्जाम होगा। सर एग्जाम ही नहीं हो रहा। अशोक यादव जी आप बताएं सर, ये इसके पीछे कौन है, कौन सा माफिया इसके पीछे, ये तो बताओ। हर रोज मैं सुन रहा हूं प्रदीप जी, और मैं हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन यूपी में पेपर लीक हो गया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। सर ये क्या चल रहा है अशोक यादव जी? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नौकरियां है ही नहीं, कि पैसे नहीं है लोगों की सर्विस राजीव देने के जी लिए? देखिए, जी। पूरा देखिए भाजपा की स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है। हम लोग थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं चीजों को। बोलिए ये सर। भारतीय जनता पार्टी पूरा एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स करने पे विचार कर रही है, और यूपी खास तौर से आप देखिए, अभी कुछ महीने पहले योगी सरकार ने एक आदेश लाया स्कूल मर्जिंग का, कि जहां पे 50 बच्चे से कम है वो स्कूल मर्ज कर दिया जाएगा। स्कूल मर्जिंग का इतना विरोध हुआ। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या दी गई कि स्ट्रेंथ कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा आते हैं। अब स्ट्रेंथ कम है तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी तो सरकार उस पर बहुत सारे प्रमोशनल इनपुट देती है। खैर वो अलग बात है। स्कूल मर्जिंग की गई, स्कूल बंद किया गया, उसके बाद टीचरों को कहा गया कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस दोगे। भाई बाकी सारे विभाग के लोग बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र हैं। सबसे चोर अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का अध्यापक। बाकी अगर डिजिटल अटेंडेंस आपको लेनी है तो उत्तर प्रदेश में एक जियो जारी करो कि सबको डिजिटल अटेंडेंस देनी है, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी, सबको कर दो, कोई दिक्कत नहीं। टीचरों को परेशान करो। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में टेट अनिवार्य कर दिया गया। मोदी सरकार उसके खिलाफ न तो कोई एक्शन ली, न तो सरकार रिपीटिशन याचिका दायर की, कुछ नहीं की। तो ये उसी पार्ट में जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए ही सरकार एक लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है। ये प्राइमरी स्कूल से शुरू कर रही सरकार। प्राइमरी स्कूल पर अटैक करो, टीचरों पर अटैक करो, उसके बाद पेपर लीक माफिया को संरक्षण दो। देखिए, आप पेपर लीक माफिया का आपने कई बार पूछा, लेकिन उन्हीं के सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसी के विधायक बेदीराम का तो कई बार ऑडियो वीडियो सब लीक हुआ भाई। पूरा सबके मोबाइल में होगा, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा तुरंत। और बेदीराम को लेकर के इतनी बातें हुई, पेपर लीक और क्या क्या चीजें, लेकिन बेदीराम का बाल बांका नहीं हो पाया इस सरकार में। बेदीराम को कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि पब्लिक मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि आप लोग परीक्षा देकर के, एग्जाम देकर के जो कॉल लेटर उसको लेकर के मिल लेना बेदीराम जी से, ये कहीं ना कहीं नौकरी आपको जो रखवा देंगे, नौकरी आपको दिलवा देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार उनको पाल पोस रही है नकल माफियाओं को, और आप कह रहे हैं नकल माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रेटजी के तहत की जा रही हैं। और दूसरी बात देखिए, आपने कहा कि तमाम करप्शन की बातें की। मैं वही देख रहा था कि एक मूवी में गाना है कि पर्दा में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है कि जो पर्दा प्रथा के खिलाफ है। वो तो राजा राम मोहन राय ने एक सुधार प्रक्रिया के तहत पर्दा प्रथा और तमाम बुराइयों को हटाया था। ये सरकार लाज हया का पर्दा सब उठा के फेंक दिए। जो भी चीज करती है ठसक के साथ करती है। अभी आपने कहा 3-4 एग्जाम्पल आपने दिया, इनका भुजबल साहब का दिया, राणे जी का दिया, अजित पवार जी का दिया। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में है, उसके दिमाग में है। माननीय मोदी जी से तो बड़ा कोई नेता नहीं भाजपा में, मोदी जी तक ने कहा था अजित पवार को लेकर के, बयान उनका है सोशल मीडिया पे, लेकिन जैसे ही वो डिप्टी सीएम बनते हैं तुरंत सारे चीजें बंद। तो इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख में पढ़ रहा था कि 25 नेता ऐसे जो मोस्ट करप्टेड नेता थे जो भाजपा में गए, और 23 लोगों के खिलाफ जांचें बंद हो गई, वो जो है बिल्कुल दोष मुक्त साबित हो गए। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का धर्म ही है। जैसे वो कहते हैं ना कि हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद, फलाने ढमकाने, लेकिन भाजपा का धर्म है सत्ता। सत्ता ही धर्म, धर्म ही सत्ता। लेकिन जनता को भड़काने के लिए हिंदुत्व और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। अगर उनको सत्ता किसी आतंकवादी से भी मिल रही हो कि उस आतंकवादी की वजह से हमको सत्ता में फायदा होगा, उसको धूल पूछ के सही कर देंगे। मगर योगी, ये तो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। यादव जी, अशोक यादव जी, योगी जी का कहना है कि माफिया खत्म हो गया यूपी से। यूपी से माफिया को उन्होंने खत्म कर दिया। यूपी इज द मोस्ट सेफेस्ट फॉर बिजनेस। यूपी बिजनेस के लिए सबसे सेफ जगह है। आगे जाकर रोजगार महाकुंभ में 100 से अधिक कंपनी दलितों के लिए, जो आप कहते हैं पीडीओ का, पीडी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर दलित्स। योगी आदित्यनाथ जी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर दलित। फिर आगे जाके जीबीसी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, शक्ति स्कीम,
5 लाख करोड़ जो जीपीसी के माध्यम से उन्होंने इन्फोर्स कर, तो हर क्षेत्र के एरिया के सेगमेंट को विकास की तरफ ले जाना, माफिया को खत्म करना, वुमेन एम्पावरमेंट, सभी चीजें स्कीम में आ गए अशोक यादव जी, योगी आदित्यनाथ नहीं, जी। माफिया कहीं बाहर नहीं गए हैं। उत्तर प्रदेश के सारे माफिया जो इनके फेवर में थे वो भाजपा में चले गए, जो इनके फेवर में नहीं थे वो या तो जेल में है या तो कहीं और है। तो माफियाओं का समापन नहीं हुआ, माफियाओं को खत्म नहीं किया गया, माफियाओं का भाजपाईकरण हो गया। माफिया भाजपा में, अभी ब्रजेश सिंह जैसे लोग जितने भी माफिया हैं सब भाजपा में चले गए हैं और बाकायदे उनके मुकदमे खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। सरकार ऐसी व्यवस्था ला रही है कि उनके मुकदमे खत्म हो रहे हैं, वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, भाजपा को मदद करेंगे। ब्रजेश सिंह का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा, माफियाओं के अलावा आपने सवाल ये पूछा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात किया, दलितों की बात किया। देखिए ये पॉलिटिकल इवेंट बाजी है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट बाजी। अभी मैं कल देख रहा था नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इस तरह का कुछ जो भारी भरकम एक टर्मिनोलॉजी वाला शब्द, पता नहीं मुख्यमंत्री जी पूरा बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टाइप का एक बड़ा भारी भरकम चीज वहां पे मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में किया गया। लेकिन उस उत्तर प्रदेश को जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल जातिवाद फेयर, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल मतलब धार्मिक उन्माद फेयर, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल करप्शन फेयर, इस टाइप के फेयर के लिए उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे विश्व में बनी है, न कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर अशोक यादव जी, बहाना है। जी लेकिन अशोक यादव जी, जी एक छोटी सी बात है जो कल भी बात यहाँ पर हुई थी, आप ही के कटियार साहब भी थे यहाँ पे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या असल में ऑर्डर ऐसा दिया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा कि अब जाति के आधार पे कोई मोर्चा नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा? क्या ऐसा कुछ है क्या? जाति के आधार पे अपने कास्ट के लिए, राइट्स के लिए लड़ने के लिए वगैरह 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 अब आप ना डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ना आंदोलन कर सकते हैं, ना कैंपेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? अशोक यादव देखिए, मैंने इस पे न्यूज 18 या किसी चैनल पे था, मैंने बोला इसको कि देखिए ये बात का कौन रहा है, ये जाति की बात नहीं करने की बात का कौन रहा है? जो व्यक्ति को लेकर के कबीरदास का दोहा था कि जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, वो कबीरदास का दोहा भी लोगों को झूठा लगने लगा है। जब वो माननीय योगी जी की तरफ देखते हैं और संत की चोले में देखते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, तो कबीरदास का वो दोहा भी लोगों को लगता है कि लग रहा है कि कबीरदास का दोहा सही नहीं है क्या? ऐसे व्यक्त कर रहे हैं जात की बात नहीं करनी। इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे रिसेंट घटना मैं बताऊं आपको, लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें 27 क्लर्क्स की नौकरी निकलती है और 15 जो है मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों की भर्तियां हो जाती हैं। इसी योगी जी के कार्यकाल में बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकलती हैं और 15 में से 11 मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों की हो जाती हैं। तो आप खुद ऐसा काम करने वाले मुख्यमंत्री जी कह रहे नहीं जातिवाद की बात कोई नहीं होगा, जातिवाद कोई नहीं करेगा। जातिवाद, देखिए उनका ऑब्जेक्टिव है कि जातिवाद खूब करो, लेकिन रिटर्न में नहीं होना चाहिए, लिखा पढ़ी में नहीं होना चाहिए। जातिवाद करो जितना कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लिखा पढ़ी में नहीं होना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री ये ऐसा ऑर्डर सामने आया है तो वो तो गैर संवैधानिक हुआ ना, बिकॉज हमारे संविधान में रिकॉग्नाइज्ड है, ओबीसी के बेसिस पे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, एससी के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके बारे में तो हमेशा ही बात होती है। हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट कास्ट के बारे में बात मतलब नहीं करना मेरी समझ के बाहर है। ये तो बीजेपी की खुद की फिलॉसफी जो है उसके खिलाफ है। और योगी जी आगे जाके कहता कि पुलिस स्टेशन में भी जब केस रजिस्टर होगा आप जाति के डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया है, नो मेंशन ऑफ कास्ट। अशोक यादव जी, देखिए जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे देश में हुआ था 1861, जहां तक मुझे याद है 1861, उसमें जो है 24-25 कॉलम थे, जिसमें जो बड़े अपराधी थे उनके लिए एक जाति का भी कॉलम है। मुझे लगता है कि जो 24 कॉलम एक जाति का कॉलम है, और उस जाति के कॉलम को इसलिए बनाया गया था, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स थी। तो पुलिस को लेकर के अगर सरकार आदेश दे रही, मुझे लगता है कि ये जो आदेश सरकार ने दिया है, ये हाई कोर्ट में एक मामला था, मैं नाम भूल रहा हूं, कौन छेत्री करके कोई है, छेत्री उनका टाइटल है, उनका कोई केस था, उसमें उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि हमें हमारे जाति की वजह से हमें इतना समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हाई कोर्ट ने कुछ उस पर कमेंट किया था। उसी बात को लेकर के योगी जी ने अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक आदेश जारी करते हैं। लेकिन ये आदेश मुझे लगता है कि खोखला है। देखने में तो बहुत अच्छा है कि हाँ जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जातिवाद ही हमारे देश की पहचान है एक तरह से। आप जो भी आपने कहा राजीव जी,
कि जाति के आधार पर ही सारे रिजर्वेशन, सरकारी योजनाएं और नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन, सारी चीजें तो उसी के आधार पर होती है ना। तो आप उसी को अगर कह रहे नहीं ये चीज गलत है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की जो ताना बाना है उस पर भी एक तरह से खतरा है। तो अब मैं और चाहता खतरा- हूं इसी को लेकर के मैं जाता हूं निजाम साहब के पास। कहने का मतलब ये हुआ कि योगी जी ने शायद आपको एक हथियार दे दिया है निजाम साहब। अब राहुल गांधी जी इसी ऑर्डर को लेकर के हर जगह जा सकते हैं कि देखो बीजेपी रिजर्वेशन खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, देखो इन्होंने कह दिया है कि जाति अपनी मेंशन मत करो, जाति अपनी मेंशन, ये तो ऑफिशियल ऑर्डर है ना सर, जीआर निकला है कि किसी पुलिस स्टेशन में अपनी जात आप नहीं बताएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ निजाम साहब। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का जब भी चुनाव था तो 5 से 7 बड़े सांसद जी। जो पार्लियामेंट में काफी 20 साल से हैं, उन्होंने पूरे साफ तर लफ्जों में कहा था कि हमको 400 आप दे दीजिए तो हम तो रिजर्वेशन भी और ये सब हम सब खत्म कर देंगे, हम तो कानून भी बदल देंगे, सब कर देंगे। जी। तो ये तो इनकी कथनी करने का कोई विषय नहीं है, इसको पूरा देश जानता है कि वो उस ड्रामे में लगे हुए हैं, उसके लिए वो रास्ता तलाश रहे हैं और ये चाहते हैं कि जातियां आपस में लड़ जाएं और मुझे एक मौका मिले। जैसे अभी उस आदमी ने अपने क्षेत्र के लिए अगर आवाज उठाई तो आपने उसको एनएसए में किया और जेल में डाल दिया। ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और ये होता रहेगा। अभी मलिक साहब ने एक बात कही कि बिहार में जो है जंगल राज खत्म करने के लिए हमने ये पैसे का और इस सारा खेल खेला। अब इनसे आप पूछिए कि सर 11 साल में जंगल राज केंद्र की ओर से था या बिहार राज्य में? दोनों सरकारें इनकी हैं। अगर जंगल राज है तो इनसे बड़ा, इनकी पार्टी से बड़ा बेशरम कोई नहीं है कि खुद के जंगल राज को खत्म करने के लिए अपने पैसे की तबाही कर रहे हैं। और अगर जंगल राज था, जैसा कि ये कह रहे हैं मलिक साहब, अगर जंगल राज था तो उस पर केंद्र सरकार ने क्या कार्रवाई? इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता के अलावा इनको सब चलता है। ये खुद कहते भी हैं सत्ता का। आपने देखा कि लाडली बहन योजना का जो हश्र हुआ महाराष्ट्र में, वो उससे बुरा हश्र होगा बिहार में, क्योंकि इनके पास ना तो अभी तक ये नहीं बता पाए कि हमारे पास जो वोटिंग का या जो हमारे जो नेशनलिटी का भी जो इशू है, अभी तक बिहार में वही नहीं क्लियर कर सकेंगे, क्योंकि वो उसमें भी इन्होंने झगड़ा लगा के रखा है कि ये असम का है, ये जो है दूसरी जगह का है, ये बांग्लादेश से आया है, ये म्यांमार से आया है। मतलब अभी ये सारे झगड़े भी इनके पास हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा खेल रहे हैं कि बिहार की जनता को बरगला के और महिलाओं को पैसा देके, भाई महिलाओं को पैसा दे देंगे। उनको लगा कि जैसे लाडली बहन ने इनको वोट नहीं दिया है सर, महाराष्ट्र में इन्होंने वोट को लूटा है इन्होंने, और वो लूटने के सारे सबूत भी आ गए। अभी आपने आज ही देखा होगा वो 100 सिम कार्ड भी आ गए, किन जगहों पे किन किन सिम कार्ड से ओटीपी भेजी गई, कैसे नाम काटे गए, किस तरह से चीटिंग हुई, वो सब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये सब जेल के पात्र हैं सर। अगले बार हम लोग आप इनको देखेंगे ये जेल में रहेंगे साहब, क्योंकि इन्होंने देश के निजामुद्दीन जी लोकतंत्र को तबाह किया। निजामुद्दीन जी, बात यह है कि राहुल जी जबरदस्त बात कर पेपर राजीव, मुझे एक शो में जाना है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद, जय माता दी, जय। पेपर चोर गद्दी चोर हो गया, वोट चोर गद्दी चोर हो गया। मगर बीजेपी का कहना है बार बार राहुल जी एक एक स्लोगन उदाहरण देते फिर कोर्ट में चले अपोलोजाइज करते हैं। आज भी जो सिखों के बारे में कहा था कि टर्बन यहां पर इनको कोई अधिकार नहीं इस देश में, इंडिया में, भारत में, कि वो टर्बन पहन के जा नहीं सकते, उसके लिए कोर्ट में मामला चालू है। सावरकर के इशू में जाना कहा कि 4-5 लोग मिलकर मुसलमान को मार रहे, तो उसमें भी कोर्ट में तो बार बार क्या ये जो राहुल जी जो कहते हैं उसमें वजन नहीं है? बार बार उनको क्या 2 कदम पीछे हटना पड़ रहा है? कि पिछले 11 साल में राहुल गांधी का एक भी बयान हमको बता दो जिसमें राहुल गांधी बदल गए हो, जो उन्होंने कहा और कहा कि नहीं ये गलत था। आप एक बयान बताओ ना मुझे। आप राहुल गांधी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है, बिल्कुल अंगद के पांव की तरह वो रख देते हैं पांव, और ये सारे भिन्नाएं बेईमानी करना और गलत बयानी करना। सर नथुराम गोडसे के ऊपर पीछे लेना पड़ा ना सर, इनके दूसरे प्रवक्ता कूदने लगते हैं सर नथुराम गोडसे पे। अच्छा सर, यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से इनको झाड़ा, इनके सारे एजेंसीज के चीफ को, कि ये सब तरह की हरकतें करना बंद कर दीजिए। सर ये कहा गया था कि नथुराम गोडसे आरएसएस के हैं, उसके ऊपर राहुल गांधी जी को कोर्ट में माफीनामा देना पड़ा कि नथुराम गोडसे जी ने जब महात्मा गांधी का कत्ल किया तब वो हिंदू महासभा के थे,
तब आरएसएस के नहीं थे। आरएसएस वो बहुत पहले 15-20 साल पहले छोड़ चुके थे। तो उस वक्त राहुल गांधी जी को क्षमा मांगनी पड़ी, ये ऑन रिकॉर्ड है निजाम साहब। तो ऐसा नहीं सर, है। मैं समझ सकता हूं, मुझे आप बताइए, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अलग है, अलग है? अलग है, अलग है, लीगली ये अलग है ना। पेपर सर कानूनन अलग है ना सर, तो आपको अलग ही कंसिडर करने करना, पड़ेंगे। धर्म के खिलाफ काम करना, धर्म के बाहर जाके लोगों को मारना, किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ना, इसके अलावा देश में इनका कोई काम है? अगर देश में इन ऑर्गेनाइजेशन सर आरएसएस के ऊपर अगर हम लोग लगने गए थे, आरएसएस के कितने लोग देश की आजादी में, आरएसएस का कौन सा आदमी जेल में गया था? एक नेता उनका गया था, मैं नाम नहीं लेता, बाकी एक भी नेता का नाम बता दें मलिक साहब, या आप बता दें कि कौन गया था जेल में मुल्क की सर आजादी की लड़ाई में आरएसएस का? सर वहां पर सबको आजादी थी, गुरुजी ने ये कहा था सबको आजादी है, अपना निर्णय आप खुद लीजिए। आरएसएस संगठनात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेगी, अगर आपको लड़ना तो आप लड़िए, ये था सर। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना छोड़ दीजिए, ये जासूसी करने गए सर, आप इसको क्लियर करिए ना कि ये जासूसी करने गए, और जासूसी के अगेंस्ट कोर्ट का जो जजमेंट आया नागपुर बेंच का, वो पब्लिक डोमेन में है। ये तो चीटर हैं, फ्रॉड इस देश के। अभी गलती से सत्ता इनके हाथ में लग गई है, उस सत्ता का दुरुपयोग करके ये सारे सर गलती से कभी सत्ता करने वाले। सर गलती से सत्ता कैसे आती है? कभी गलती से सत्ता थोड़ी आती गलती है। से आती है ना सर लोगों ने वोट दिया इसलिए आ गए, ऐसी क्या बात सर? है? वही ऐसा नहीं है। अगर आप आज जो बहस चल रही है, अगर उनको वोट दिया तो मैं ऐसे आपको 10 गांव बता सकता हूं महाराष्ट्र में, जहां 1000 की आबादी थी, 1400 वोट निकले, 1300 वोट निकले। तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना सर, आपका जो एजेंट। जाके आपने देखा जितना क्या हो रहा है कोर्ट में जाके, आपने देखा ना सर? देखा तो जनता फैसला कर देगी। मैं कुछ और बोल रहा हूं निजाम साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। कांग्रेस का जो संगठन है, संगठनात्मक तरीके से जो लीगली कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो बहुत जगह पर नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अंधेरी वेस्ट का है, जैसे अलग अलग जगह है, वहां पे फौरन सर आपका पोलिंग एजेंट ही भाग जाता है 5 बजे, वो कहता मैं क्यों बैठूं यहाँ पे, चलो छोड़ो हो गया। सर ये तो सामने की बात है, हम लोगों ने देखा हुआ है ना, वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही सर, आप भी थे। 200-250 वोट वहां बेईमानी करके एक बार उसको अनाउंस किया, जीत गया, उसके बाद उसको तुरंत कट करके बैठा दिया। ऐसे कितनी जगह, तो उस वक्त ऐसे कितनी जगह अरे सर तो उस वक्त आपके नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन देखिए बेईमानी का एक अलग तरीका है। आप अधिकारियों को दबाव डाल के कब्जे में रख के इमीडिएट जो है आप किसी का रिजल्ट ले लेंगे। बट सर यू कांट डू एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल यू फॉलो द लॉ। द लॉ सेज 1 2 3 4 स्टेप्स हैव टू बी टेकन। ये 2 3 4 स्टेप्स जो हैं आपने महाराष्ट्र की आई थिंक सिर्फ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लिए हैं सर, बाकी जगह नहीं लिए हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कांग्रेस को सतर्क रहना पड़ेगा, ये हम आपको पहले दिन से बोल रहे हैं। अगर कहीं पर आप कोई बेईमानी देखते हैं, खड़े हो जाइए। ये तो हमने बीजेपी को करते हुए देखा है ना सर। अरे सर नाक में दम कर दिया था कि राजेश खन्ना के, जब वो राजेश खन्ना खड़े हुए थे वहां से नई दिल्ली से, याद है या तो अब राजेश खन्ना ने सोचा मैं जीत गया हूं, और वो सर्टिफिकेट लिए बगैर बाहर चला गया, वापस आकर के रिकाउंट हुआ। सर ऐसा नहीं होता ना सर। लेकिन सर उसमें एक प्रोग्रेस ये हुई थी, मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि कौन जीता ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन कौन हारा ये सबको पता चला। ये वो सर वो अपने मन को शांति देने के लिए। निजामुद्दीन जी, मगर इतना बड़ा जीएसटी बचत जो योजना से पूरे देश को राहत दिया है, मिडिल क्लास कम्युनिटी को आगे बढ़ा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ एमएसएमईज हो गया। राहुल जी एक ही झटके में कहता है एमएसएमईज को कोई फायदा होना कोई, तो क्या आलोचना करना ठीक है इस प्रकार से? सर दाल सस्ती हुई, तेल सस्ता हुआ, साबुन सस्ता हुआ, सर आज 7 रुपए सस्ता हुआ ना, सस्ता हुआ, मेडिकल की दवा सस्ती हुई। सर आपको हमने 10 दवाइयों के नाम के साथ आपको हमने बताया था कि टेलवा का क्या हाल हुआ, लेदर का क्या हुआ, कपड़े का क्या हुआ। जीएसटी दिखने में आपको लगती है कि ये हम 5% के स्लैब में लेके आ गए, 12% में लेके आ गए, उसी को आपने 40% और 28% में जो है उसका रॉ मटेरियल का बढ़ा दिया। ये सब आपको दिखेगा, ये मोदी जी का भाषण है। आपने देखा होगा कि जब इस देश में चल रहा था कोविड, तो कोविड के दौरान मोदी जी जहां जाते थे सीधा मास्क उतारे,
20 लाख करोड़ दे दूं क्या, 25 लाख करोड़ दे दूं क्या, 50 लाख करोड़ दे दूं क्या? जो पीएम केयर फंड का भी पैसा आया था वो भी डकार गए और वो पैसा कहीं आज तक नहीं बढ़ सका। तो और जितनी मशीनें पीएम केयर फंड से उन्होंने दिया था, आज मैं जे हॉस्पिटल गया था सर, वो सारी वेंटिलेटर मशीनें ऐसे फेंकी हुई हैं सर, क्योंकि सब रद्दी के कंडीशंस में खरीदी गई थी, क्योंकि सब सर, दलालों फिर आपको बोल रहा हूं मैं निजाम साहब, फिर आपको बोल रहा हूं मैं, इसकी एक रिसर्च टीम आपको बनानी पड़ेगी, आपको बीजेपी से कुछ सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त एक एक सो कॉल्ड करप्शन या स्कैम का एक आंकड़ा निकाला, वैसे आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, बोलने से कुछ नहीं होता। सर उनका एक भी आंकड़ा जो मनमोहन के जमाने में इन्होंने निकाला, एक जीत तो गए 2014 में जीते ना सर, 2014 में जीत सर, अभी तक मैं तो खुद बोल रहा हूं कि वो जो 1,73,000 करोड़ का सो कॉल्ड गबन था, वो कहां है? 1,73,000 करोड़ रुपए कहां गए? नहीं था, सब फ्रॉड था सर, कहां गए? ये झूठों के पेड़ हैं, सब झूठी चीजें लाते हैं। तो आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो ना सर, आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो ना सर, आपको चुनाव जीतना है ना, आप चुनाव हार गए। लेट मी गो टू डॉक्टर अविरल मलिक। I want to ask him the caste-based डॉक्टर मलिक, आपने कहा ये बड़ी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सर, जो आपने बोला कि जंगल राज से मुक्ति। आपको आवाज आ रही है ना सर? आवाज कट तो नहीं रही? हाँ आ रही। डॉक्टर मलिक, बिल्कुल आपकी स्पष्ट आवाज आ रही जी। आपकी सरकार रही बिहार में, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, 2005 से लेकर के 2013 तक आपकी सरकार थी, 7 साल तक। उसके बाद 2017 से 2022 तक 5 साल आप सरकार में थे, और फिर 2024 से लेकर के आज तक आप सरकार में हैं। मतलब 7 साल, 5 साल, 12 साल और अभी 13 साल। 13 साल तक सर बिहार में आपकी सरकार रही है, तो कौन सा जंगल राज सर? जरा इसको समझाएंगे डॉक्टर मलिक प्लीज, बोलिए सर। बिल्कुल नहीं, देखिए, मैं जंगल राज की बात की, डंके एक चोट पे की, और निश्चित रूप से जंगल राज था, इस चीज को पब्लिक मानती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जेडीयू सरकार आई, जंगल राज की समाप्ति का हमने बीड़ा उठाया, पलायन को पूर्ण रूप से रोकने का कार्य किया, प्रयास किया, और एक हद तक भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू सरकार सफल भी रही। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जंगल राज का, तो लालू जी के राज में जंगल राज था, चाहे वो एक तरीके से माफियाओं को बढ़ावा देने की बात हो, या फिर राजनीति का अपराधीकरण करने का विषय हो, वो मैं समझता हूँ कि सबने देखा। और आज इन चीजों से बिहार राज्य को पूर्ण मुक्ति मिली है, और एक हद तक हम कामयाब इस चीज को लेके हुए हैं। और हमारा मिशन है कि जिस तरीके से विषय पलायन का, तो पलायन तभी किया जाता है जब रोजगार की कमी हो, बिहार में रोजगार की कमी ना पड़े, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होने के साथ साथ एक तरीके से सरकारी भर्ती पूर्ण रूप से भरी जाए, सरकारी रिक्त पदों में भर्ती हो, इसकी हमने चिंता की, और रिक्त पदों में भर्तियां हुई, डंके की चोट पे हुई, और बिना रिश्वत, बिना घूसखोरी, बिना भ्रष्टाचार के नीतीश जी के नेतृत्व में हुई। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर ली जाए बिहार राज्य की, तो अगर किसी भी राज्य की एक तरीके से ऑन एवरेज बात कर ली जाए, तो मुख्यमंत्री तो वही रहे हैं ना, बात की जाती है सर, मुख्यमंत्री तो वही रहे हैं, मुख्यमंत्री तो वही हैं। अभी जो 13 साल से जिनके साथ आप थे वही मुख्यमंत्री रहे, सरकार तो वही रहेगी। और आपकी सरकार, जैसा निजाम साहब ने कहा सर, 2014 से तो आपकी सरकार है सेंटर में, तो आप क्या कर रहे थे सर? अगर जंगल राज था बिहार में, तो ये आदरणीय सम्मानीय नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू हैं, इनको उठा करके जेल में क्यों नहीं डाल दिया? सीधी सादी बात सर, ये तो शुक्र मनाइए कि इन्होंने नेहरू जी का नाम नहीं लिया, नहीं तो वो तो सिर्फ लालू जी तक पे छोड़ दिए। इनके प्रधानमंत्री तो नेहरू जी के लिए क्या थे सर, उसके बारे में भी बाद में मैं 3C नीतीश कुमार जी ने कहा अलॉन्ग विद द बीजेपी अलायंस, 3C क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। मगर ये 3C ही उनको थोड़े एनगल्फ किए, बार बार क्राइम इस प्रकार से बढ़ा हुआ था वहां पर ना, इट वाज ही फेल्ड टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन जो उन्होंने खुद कहा था। मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, बिहार में क्राइम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके जी देखिए जिस तरीके से विषय है इनके आरोपों का, मैं समझता हूं इनके आरोप पूर्ण रूप से तथ्यहीन इस प्रकार से है कि लालू जी के राज में जिस प्रकार से अपराध बढ़े,
और माफिया गुंडे बढ़े, वो भी सबने देखा। चाहे सिवान के शाब्दीन की बात हो, तेजाब कांड का विषय हो, चारा घोटाले का विषय हो, करप्शन का विषय हो, लिटरेसी रेट का, बिल्कुल बिल्कुल देखिए लिटरेसी रेट का डिक्रीज होने का विषय हो, एनसीआरबी के डाटा की बात हो जिसमें क्राइम रेट इंक्रीज हुआ, और उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, हेल्थ सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, टूरिज्म सेक्टर तो जीरो हो गया। टूरिज्म सेक्टर बिहार का जीरो हो गया था उस दौर में, वो भी सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय बिहार के युवाओं का, उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है रोजगार की तलाश में, तो वो भी मैं समझता हूँ सबने देखा है और जनता इस चीज को जानती है। और उसके साथ साथ एक चीज और, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, जिस तरीके से विषय पर्टिकुलरली एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का और पलायन का, ये एक साथ जुड़ी चीजें हैं। रोजगार बेरोजगारी की बात हो और सारी चीजें, और क्राइम रेट की बात हो, अगर क्राइम रेट इंक्रीज होता है, अगर वहां विद्युत व्यवस्थाएं सही नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, सड़कें नहीं बनती हैं, सरकार मददगार नहीं होती है, सरकार की ओर से हाथ आगे नहीं किया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। और जब बिहार राज्य में, किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो रोजगार प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं मिलते हैं युवाओं को, तो वहां पलायन की प्रक्रिया शुरू होती है। आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सड़कों की अच्छी व्यवस्था है, पलायन इससे इसीलिए रुका है। और उसके साथ साथ हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी विद्युत व्यवस्था है, अच्छी पुलिसिंग है बिहार में, सर एक चीज जो आपने कही, मजबूत सर जो आपने एक क्राइम चीज रेट डिक्रीज हो रहा है, जहां अपराध होता है कार्रवाई होती है। डॉक्टर मलिक, नीतीश जी की सरकार है, और नीतीश जी तो वैसे भी, नीतीश जी का अगर बैकग्राउंड की बात कर ली जाए, वो तो मालूम है ये बैठे हैं यहाँ, नाराज नहीं होना चाहिए, वो तो सोशलिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार आप व्यक्ति हैं, समाजवादी विचारधारा से आए व्यक्ति, किसानों की विचारधारा से आए व्यक्ति हैं, ये उनका भी विरोध कर रहे हैं। बट ये स्लोगन यही है कि जीते जो कोई भी जीते मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार ही, कोई भी जीते वहां पर बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं कह रहा हूँ अभी ये कह रहे हैं कि पलायन रुक गया, युवाओं को काम है। कभी आप मुंबई के बीच, सर आप आओ मलिक साहब, मैं वीटी स्टेशन के पास ही में रहता हूँ, मेरा ऑफिस उधर ही है। आप बिहार से आने वाली ट्रेनों के साथ वहां खड़े हो जाओ, किसी दिन आओ, आपको वीडियो भेज देता हूँ, आपको शर्म आ जाएगी। सर डॉक्टर ना मलिक, मोदी जी जवाब दे पाएंगे, आप दे पाएंगे। करेक्ट, इतना बढ़िया झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं आप? सर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई विल टेल यू डॉक्टर मलिक, एक छोटी सी चीज है, इसको इस पर जरा ध्यान दें थोड़ा सा। सर बिहार में अभी आज की तारीख में आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे बिहार में, वो सब चले गए झारखंड में। माइंस जितने थे, सब जितने थे, खदान वगैरह वगैरह सब चले गए। बिहार के पास अभी दो चीजें हैं, बस तीन चीजें, इनफैक्ट तीन चीजें हैं जिनको डेवलप करने की जरूरत है। नंबर एक एग्रीकल्चर, नंबर टू रिलीजियस टूरिज्म। जो गया कॉरिडोर बन रहा था, इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। विष्णुपद मंदिर है वहां पर, गया में जो बोधि स्तूपा है, वहां से न जाने कितने टूरिस्ट आने को तैयार हैं, अभी भी आते हैं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, कोरिया से, जापान से, वहां भी तो उन्होंने बुद्धिस्ट पर उनके मंदिर हैं, उनकी तोड़ रहे हैं, आप उनको भगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है उसको डेवलप कीजिए। और नंबर 3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर आपको मालूम नहीं, आप लोग तो बच्चे हैं, 1947 के बाद अगर आप देखें अप टिल द 1970s, हाँ इमरजेंसी के पहले तक, सर आपको मालूम है बिहार किस चीज के लिए जाना जाता था? बिहार ये आज की तारीख में जिस चीज के लिए जाना जाता है, उस चीज के लिए नहीं जाना जाता था। बिहार वॉज नोन फॉर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिहार में सबसे अच्छे विश्वविद्यालय थे, सबसे अच्छे कॉलेज थे। सर उनको डेवलप कीजिए। सबसे ज्यादा आईएएस आए सर बिहार से जी, उनको डेवलप कीजिए ना सर। आप क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा अवसर है आपके पास। वो गया कॉरिडोर, इट्स अ ग्रेट आइडिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो आपने बनाया है, महाकाल कॉरिडोर जो आपने बनाया है, जबरदस्त है सर, बस मतलब मानना पड़ेगा। लेकिन गया कॉरिडोर पे आप रुक क्यों गए? जब तक जो बुद्धिस्ट स्तूपा है वहां पे और बाकी सब जो चीजें हैं, जब तक आप उसको डेवलप नहीं करेंगे, वो तकलीफ होने वाली है सर। उसमें डेवलपमेंट का काम जारी है, मैं मानता हूं, और वहां पे डिस्प्यूट भी चल रहा है। बुद्ध आकर के बोलते हैं, इनके केंद्रीय मंत्री खुद विरोध में है। रामदास अठावले जी उस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ना सर। आंदोलन किस बात का? अरे पूरी बात तो सुन रहे सर, दर्शकों को समझ में नहीं आएगा।
आपको समझ आ जाएगा, डॉक्टर मलिक को समझ आ जाएगा, प्रदीप जी तो वैसी जानकार हैं, एक एक चीज जानते हैं। मेरा यह कहना है कि वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है कि जो बोधि ट्री है जो बाद में श्रीलंका से लाया गया, वेयर द बुद्धा गेन एनलाइटनमेंट, वो आज की तारीख में वो कहते हैं कि हिंदू ब्राह्मण क्यों चला रहे हैं, वहां तो बौद्ध ऋषि जो हैं उनको चलाना चाहिए। इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, वो रिजॉल्व कीजिए, बाकी सारे काम करिए। सर बिहार इज अ ग्रेट स्टेट, आपको उसमें बहुत काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बार मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, टुडे सितंबर 26, 2025, हो सकता है निजाम साहब को ये बात गलत लगे, लेकिन आज जो 10,000 रुपए हर एक के बैंक खाते में डाले हैं ना प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको बता रहा हूं इस बार आपका मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का। गुड बाय टू नीतीश कुमार। तो इससे ये साबित हो गया कि अभी जो मलिक साहब कह रहे थे कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, तो काम नहीं किया, पैसा देकर वोट खरीदना, यही हुआ ना सर। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया सब जगह। रोजगार बढ़ा हुआ है, महिलाओं को अपलिफ्टमेंट है, महिला को सशक्तिकरण का वादा है, उसमें क्या गलत है? शानदार नंबियार जी, एक शानदार फिलासफर की तरह जिस तरह से उन्होंने लिखकर लाया और पढ़ दिया कि हमने बिहार को सोने की चिड़िया बना दिया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री सहित इनके मंत्रिमंडल और इंक्लूडेड मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, इसलिए 10,000 रुपए की घूस और बहन के खाते में डाल दो। पर सशक्तिकरण का वादा था ना मोदी जी का, महिला सशक्तिकरण का वादा था ना। काय का सशक्तिकरण सर? सब जगह सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश में सशक्तिकरण हो रहा है। अगर आप किसी चीज का डेवलपमेंट करते हैं सर, एक डेवलपमेंट, अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो सिर्फ एक ही आदमी का, एक परिवार का अगर रोजगार मिलता है, हर महिला को 10,000 दे रहे हैं ना, उनको स्वयं सेल्फ सफिशिएंट कर रहे हैं। नाम्बियार जी ये वोट खरीद रहे, वोट। अरे पर तो क्या हो गया सर? 14 साल शासन करने के बाद और मुख्यमंत्री के नाम आपके मंत्रियों ने, निजाम साहब माइंड मत करिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और मैं हर एक के सामने दोबारा बोल रहा हूं, निजामुद्दीन रईन जितना ऑनेस्ट आदमी, निजामुद्दीन रईन जितना ईमानदार आदमी, निजामुद्दीन रईन वो शख्स है जिसने कांग्रेस से एक पैसा नहीं कमाया होगा अपनी पूरी 30 साल के 32 साल के करियर में। लेकिन बाकी सब कांग्रेसी ऐसे नहीं है। बाकी कांग्रेसियों को बोलो ना, जो हजारों करोड़ कमाए हैं उसमें से खाली करो, कुछ डालो पैसे। क्यों नहीं खर्च रहे? गलत करके आया है उसको आज नहीं तो अरे सर छोड़िए। मैं अविरल मलिक जी से पूछना चाहता हूं, अशोक यादव जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार जी इज स्कैर्ड ऑफ पीडीए। पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के बहुत जबरदस्त तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया है इलेक्टोरेट यूपी में। योगी आदित्यनाथ सरकार डर गया है, तो पीडीए को बांटने के लिए यह कास्ट जो बोला कि कोई भी धर्म कास्ट आधारित मोर्चा नहीं होगा, पुलिस रिकॉर्ड में एफआईआर में कोई भी कास्ट बेस नहीं होगा, तो क्या पीडीए से डर गया? पीडीए से आप डर गए अविरल मलिक जी? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय पीडीए से डरने का, पीडीए अगर ये कह रहे हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का सम्मान करती है और हर समस्या का समाधान करती है। और निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और पीडीए समाज को पूर्ण रूप से इज्जत हमारे द्वारा दी जा रही, सम्मान दिया जा रहा, कल भी दिया जा रहा था और दिया जाना चाहिए और डंके की चोट पर दिया जाएगा अगर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात की जाए। लेकिन पिछड़े के लिए अतीक अहमद ने क्या किया, दलित के लिए मुख्तार अंसारी ने क्या किया, और गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अल्पसंख्यक के लिए क्या किया, मैं तो ये जानना चाहता हूं। ये एक तरीके से इनके नवरत्नों में शामिल थे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो गायत्री प्रजापति हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, और इन्हें बढ़ावा देने का काम किया गया। बढ़ावा देने के साथ साथ इन्हें सदन तक पहुंचाने का काम किया गया, इन्हें एमएलए एमपी बनाने का काम किया गया और मिनिस्टर तक बनाने का काम किया गया। और उसके बाद फिर किसी ने घोटाले किए, तो किसी ने भड़काऊ बयानबाजियां की, तो किसी ने अपराध को बढ़ाने का काम किया। और फिर एक हैं आजम खान साहब, अब तो खैर बाहर आ गए, मुझे उस विषय में पढ़ना नहीं है, लेकिन जहां तक विषय आजम खान साहब का, किस किस प्रकार के बयान इनके आते थे सबने देखे, और वो किस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने में मददगार साबित होते थे वो भी सबने देखा। और इन्हीं की सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। अब और उस समय समझ में ये नहीं आता था, अगर किसी व्यक्ति को अपना काम करवाना है तो वो अखिलेश यादव के पास जाए या फिर वो व्यक्ति आजम खान के पास जाए, क्योंकि सुपर बॉस के रूप में, सुपर सीएम के रूप में आजम खान उस वक्त नियुक्त थे
और उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर दंगे के साथ साथ निहत्थे राम भक्तों के माथे में गोलियां मार मार के शरीर जी में डुबोने का काम किया गया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता गया, गुंडे माफिया बढ़ते गए, तो पीडीए के ऊपर ही सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, पिछड़ों के ऊपर ही अत्याचार हुआ। कोई वहां जो पैसे वालों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, वहां पिछड़े के ऊपर ही अत्याचार हुआ, दलित के ऊपर ही गुंडे माफियाओं ने अत्याचार किया, अल्पसंख्यक के ऊपर ही अत्याचार हुए, मुसलमानों के ऊपर ही अत्याचार हुए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय ये मुसलमानों के हक की बात करते हैं, ये मुसलमानों से दरिया उठवाना चाहते हैं, जिंदाबाद करवाना चाहते हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं देना चाहते, उनका लिटरेसी रेट इंक्रीज हो इसकी चिंता नहीं करते, ये चाहते हैं केवल वो मदरसे में रहे। लेकिन हम चाहते हैं मदरसे मॉडर्नाइज हो और वो लैपटॉप भी यूज करें, लैपटॉप के माध्यम से वो आगे बढ़े, वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, आगे बढ़े, प्रोफेशनल्स बने, नेता बने और उनमें लीडरशिप तैयार हो। हम ये चाहते हैं। तो फिर आप कास्ट क्यों नहीं लिख रहे सर? आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तो आपने जवाब नहीं दिया सर। डॉक्टर मलिक नहीं सर अभी जो है, मैं इनको चाहिए कि जाके देश का इतिहास पढ़ें। मुख्तार अंसारी मुसलमानों के लीडर नहीं है, अल्पसंख्यकों के नेता नहीं है, वो गुंडे होंगे या जो भी रहे हों, आपने उनको पाला पोसा, आपने मायावती की सरकार में उनको साथ लिया और सरकार मायावती के साथ आपने बनाई। आप इस तरह की झूठ बोलकर लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि हमारा सबका साथ सबका विकास, आप पूरे 10 सालों में, पूरे गुजरात का 20 सालों में, महाराष्ट्र में यहां एक मुसलमान का नाम बताओ जिसको आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया या उसको आपने मंत्री बनाया, उसको आपने धारा में लाया। इतनी झूठी बोलने के लिए क्या जरूरत है? मदरसों से निकलने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसे से निकले, मदरसों से मौलाना हुसैन अहमद मदनी निकले जो मुल्क को आजाद कराया। जब आपके तलवे चाट रहे थे आपके पूर्वज वहां अंग्रेजों के, तब ये गोलियां खा रहे थे। और मदरसों से योगी जी को इतनी नफरत है कि मदरसों को वो ताला लगा रहे हैं। आप इस पे जब बहस करेंगे तो हम आपको, आपके योगी को धो के रख देंगे। इसलिए कि ये भाषा बोलना आप बंद कर दीजिए कि आप विकास की बात करते हैं। आप विकास की नहीं, विनाश की बात कर रहे हैं। आपने मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद किया। आप जो है पाकिस्तान का नारा देते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, अटल जी जाते हैं पाकिस्तान, अडवाणी जाके जिन्ना की कब्र को माथा चूमते हैं, आईएसआई के एजेंट को बुला के हिंदुस्तान में आप बात कराते हैं, मुशर्रफ को लाकर आप आगरा में बिठाते हैं, उसके बाद आतंकवादी लड़ाइयां होती हैं, कश्मीर में आप मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं। बेशर्मी की हद है कोई। बीजेपी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा भाषण पढ़ने के लिए आप कहीं भी पढ़ दीजिए, लेकिन आपके पास न प्रूफ है न लॉजिक है कोई बनता। और कभी यह मत कहना कि आप मुसलमानों को आप बढ़ा रहे हैं। सर आप लेकिन निजाम साहब, ये देश मुसलमान जैसे हमारे हिंदू भाइयों का है, वैसे ये देश मुस्लिम भाइयों का भी है। हमारे यहाँ पर लड़ाई लड़ी, आपके लोग लड़ने नहीं गए थे जो आज सत्ता में बैठे हैं। निजामुद्दीन रहीम साहब, वही चीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय सम्माननीय मोहन जी भागवत ने एक बार नहीं 20 बार बोला है कि अगर कोई सोचता है कि हिंदुस्तान से इस्लाम चले जाएगा या मुसलमान चले जाएंगे, वो बेवकूफी कर रहा है, वो यहीं रहेंगे। पहली मस्जिद मक्का के बाहर अगर कोई पहली मस्जिद बनी है कहीं पर, हिंदुस्तान में बनी, मैं हिंदुस्तान में बनी, केरल में बनी, हिंदुस्तान में बनी। यस। तो जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों का खून जो है इस मिट्टी से मिला हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के जिन्होंने पासबंदा मुसलमानों की बात करी, जिन्होंने कास्ट सिस्टम की बात करी मुसलमानों में। अब पूरी बात सुनो सर, बुरी बात लग रही है आपको बुरा लग रहा है, लेकिन सुन लीजिए। जिन्होंने राइन की भी बात करी, राइन जो आप हैं सर, छोड़िए, नहीं तो भाई बाबा बुल्ले शाह की वो पूरा कलाम आपको पढ़ के सुना देता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं सर, जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी ने तो जो एक जमाने में मुस्लिम वोट यूनाइटेड होता था उसको तो डिवाइड कर दिया है। पासबंदा मुसलमान जो है इस तरफ आ गए हैं बीजेपी की तरफ। उनको दिख रहा है कि यार अभी तक जो हमारे मंत्री बनते थे, एमपी बनते थे, एमएलए बनते थे, उन्होंने तो हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो जरूरत क्या है उनकी? जो हमारे लिए कुछ कर रहा है उसके पास जाएंगे ना। लेकिन डॉक्टर मलिक, आई हैव अ प्रॉब्लम विद यू, आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया सर। योगी आदित्यनाथ जी ने कास्ट को मेंशन ना करने का ऑर्डर कैसे निकाल दिया? सर जात नहीं लिखेगा कोई अपनी पुलिस स्टेशन में, ये बताओ ना, बताइए सर।
बोलिए सर, बोलिए बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार या हम लोग जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार इस आधार पे कतई काम नहीं करते। और उसके साथ साथ रही बात कास्टिज्म की, क्षेत्रवाद की और भाषावाद की, इस आधार पे हम कतई काम नहीं करते हैं। ये देश को डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाना, किसकी पॉलिसी रही है, किन लोगों से किन्होंने किसकी पॉलिसी सीखी, कहां से सीखी, एक अलग विषय है। लेकिन हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के आधार पर ना किसी को चलने देते हैं, ना चलते हैं और ना चलने देंगे, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। अब रही बात जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की है और जातिवाद की, कास्टिज्म की, मैं समझता हूँ कास्टिज्म की जहां तक बात है तो जाति पे अपनी गर्व करना एक अलग विषय है, लेकिन अपनी जाति को अपमानित करना एक तरीके से एक अलग विषय है। जिस तरीके से कुछ लोग हैं वो गाड़ी के ऊपर लिख के चलते हैं उस जाति को, मैं समझता हूँ उससे वो अपमानित कर रहा है काम एक तरीके से करते हैं। जिस तरीके पीछे लिख के वो एक तरीके से तो शब्द सर कोई पुलिस कहीं लिख स्टेशन रहा में है, कोई मर्दार पे लिख रहा आपसे है, कास्ट नहीं कोई- लिखी जाएगी, तो पुलिस स्टेशन में उत्तर प्रदेश के अब से आपकी जात नहीं लिखी जाएगी, कहने का मतलब ये हुआ। भाई ये हिटलर शाही है सर। जो आदमी निकम्मा होता है, जो काम नहीं कर सकता ना सर, वो डिक्टेटरशिप लाता है। आई डोंट थिंक दिस इज लीगल, वेरी फ्रैंकली बट स्पीकिंग, I don't think ये this is fine. जैसे यादव जी कह रहे थे, अशोक यादव जी कह रहे थे, कोर्ट का ऑर्डर शायद फॉलो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। कोर्ट ने कहा कि जाति के आधार पर आप लग के इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए कोर्ट के ऑर्डर का इन्फोर्स कर रहे हैं योगी जी। अविरल मल्लिक जी, क्या सच है ये? देखिए, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से जातिवाद के विरुद्ध है। और जहां तक विषय जाट, राजपूत, गुर्जर, क्षत्रिय, वैश्य, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ और सबका विकास करते हैं, और सबको अपनी जाति पे गर्व करने का पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकार है। डंके की चोट पे गर्व करना चाहिए, बढ़ चढ़कर गर्व करना चाहिए। कोई समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए। किसी को समस्या होती है तो वो फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से दूसरी जाति को अपमानित करना या छोटे बड़े का भेदभाव करना या फिर किसी और को अपमानित करने का प्रयास करना, जातिवाद के आधार पर काम करना, किसी से जाति पूछ लेना, अनायास ही बिना मतलब ही जाति के आधार पर बेइज्जत करना, मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से गलत है और ये समाज में नहीं होना चाहिए। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के। Right. मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, ये समाज की बात है। लेकिन इसमें जातिवाद, आपका कास्टिज्म को सर हो डिक्रीज सकता है करना कि समय की आपको मांग है, आवश्यक है, और जातिवाद के आधार पे एक तरीके से लड़ाई झगड़े पंगे नहीं होने चाहिए। सर इससे हो सकता है कि शायद आपको नुकसान हो गया, क्योंकि अब क्या है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यही बात कहेंगे, देखो ये अब आरक्षण खत्म करना चाहते हैं जातिवाद के सर वो तो ठीक है। जी बोलिए मलिक साहब अभी कह रहे थे माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट का, जी। यूनिवर्सिटी की जो है स्टेटस छीना, उसका बजट कम करते चले जा रहे हैं। मौलाना आजाद सर पैसे नहीं है, पैसे है ही नहीं, पैसे कहाँ से? दर्जनों मैं उदाहरण दे सकता हूँ, सर, where's the दर्जनों। money? जहां और अभी तो ट्रम्प साहब ने एक और शगुफ्ता छोड़ दिया है कि फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 100% टैरिफ लगेगा, तो मतलब वो हमारी तो नाकामी। चलिए। देखिए सर, हम तो अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस इनका विरोध कर रही है, देश का जन जन विरोध कर रहा है कि जब हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है इतनी घटिया है कि आज कोई भी आके आंख दिखा के जा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये ना 56 इंच का सीना दिख रहा है, ना इनकी लाल आंखें दिख रही हैं। सर बीजेपी के जितने सपोर्टर हैं, मोदी जी के जितने समर्थक हैं, वो इसका एग्जैक्टली उल्टा बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि मोदी जी जो मर्जी कर ले, आपको सिर्फ नेगेटिव ही दिखेगा। और ये पहले से ही बोल रहे हैं। तुलना महात्मा गांधी जी के स्वदेशी मूवमेंट का है। निजामुद्दीन जी महात्मा गांधी थे इतने सालों पहले, डेकेड्स पहले, स्वदेशी। आज पूरे स्वदेशी से महात्मा गांधी तब जोड़ा था, नरेंद्र मोदी जी आज स्वदेशी के नाम पर पूरे देश को जोड़ रहे हैं। नाम्बियार जी स्वदेशी से कैसे जोड़ेंगे? भारत का प्रधानमंत्री पेन लगाता है विदेश का, चश्मा पहनता है विदेश का, कपड़े पहनता है विदेश का, गाड़ी यूज करता है विदेश का और बात करता है स्वदेश का। सर गांधी कैसे जी, संभव होगा? सर महात्मा गांधी जी की जो घड़ी थी उनकी पॉकेट वॉच जो थी, वो भी विदेश में बनी हुई थी। सर, वो महात्मा गिफ्ट गांधी थी। जी का जो पेन था वो भी गांधी जी विदेश में खरीद बना। कर नहीं अरे सर अब आप सर, बीच में बोल रहे हैं। नहीं सर नहीं, आपकी बात सुनिए, अब आप भी सुनने का आप जिगरा रखें। महात्मा गांधी जी विदेश में बनी हुई ट्रेनों में ट्रेवल करते थे, महात्मा गांधी जी विदेश में बनी हुई गाड़ियों में ट्रैवल करते थे। यहां तक कि सरोजनी नायडू जी का ये कथन है, और इसको आप चेक कर सकते हैं, डू यू नो हाउ मच वी हैव टू स्पेंड टू कीप दिस ओल्ड मैन इन पॉवर्टी। वो बोलते थे मैं 3rd क्लास में जाऊंगा, अब 3rd क्लास का पूरा डिब्बा खाली कर दिया जाता था ताकि उसमें गांधी जी ट्रैवल कर सकें। तो सर
लेट्स बी वेरी क्लियर, यू हैव टू मूव विद द टाइम्स, यू हैव टू मूव देखिए विद द सर, टाइम्स, सीधी जब सादी बात है। गांधी जी- और जहां जब तक गांधी के जी- और जहां तक के राजीव गांधी जी का सवाल ऐसा है, गांधी जी की माँ जो है किसी के घर बर्तन नहीं मांज रही थी सर। सर गांधी जी किसी ऐसे परिवार से आते थे, फैमिली से, सुनिए सर सर, दीवान थे, बहुत सर लंदन बहुत में सीखा, अच्छी US, फैमिली से साउथ आए अफ्रीका में। और बहुत पैसा था उस वक्त, वो बैरिस्टर ऑफ लॉ करने के लिए सर भारत गए। थे तो सर हर उन्होंने एक की अपनी उसी बैकग्राउंड तरह अलग किया। होती है। लेकिन सर जब उन्होंने विदेश में भारत का पक्ष रखा तो भारत की जो स्थिति थी वही कपड़े एक ही धोती में गए, वो उन्होंने दिखावा नहीं किया सर कि विदेशी चश्मा अकेले डालकर गांधी जी ने किया और किसी ने नहीं किया। आपके बाकी जितने भी नेता थे कांग्रेस के, हमारे जितने, आपके क्या हमारे जितने भी नेता थे, उन्होंने किसी ने सिर्फ धोती नहीं पहनी, सिर्फ गांधी जी ने ही वो वेश अपनाया। मैं मानता हूं ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक कोई करता है। मगर मोदी जी ने साफ कहा कि मैं स्वदेशी ही पहनता हूं, मेरे अंग में कोई भी स्वदेशी छोड़ के कुछ नहीं है। तो आप मोदी जी को विश्वास करोगे कि आप किसी और को विश्वास करोगे? मेरा ख्याल है कि अभी मलिक साहब भी बैठे, शायद लेनिन पहन के बैठे हैं। नहीं आप मुझे बताइए, देखिए ये चीजें जो बहस, ये कहने की चीजें नहीं, ये करने की चीज है। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मेरे अंग में हर चीज स्वदेशी है, हर चीज स्वदेशी। ठाकुर को देख लीजिए, आप जो है जयशाह को देख लीजिए, ये सब विदेशी। सर हाउ डज इट मैटर? अरे अच्छा एक चीज बताइए निजामुद्दीन रहीम साहब, राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। मतलब आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं ज्यादातर उनके बारे में बात नहीं करता, मेरी आंख भर आती है, मैं बोल रहा हूं। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स वी एवर हैड, लेट्स बी वेरी क्लियर। राजीव गांधी, उन जैसा कोई नहीं था सर, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। सर उनका देहांत हो गया, वो कैसे पहचान हुई थी सर? उनके एडाइडास शूज से, जूते से, एडाइडास शूज मेड इन इटली, एडाइडास, और मेड इन अमेरिका। आई थिंक दोज वर द अमेरिकन वर्जन्स। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं? फिर मैंने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ना पहने, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी का कोई नेता इसको यूज ना करे, लेकिन ड्रामा मत करो ना सर। अगर कोई आदमी, सर लोगों को अगर पसंद है, जैसे राहुल गांधी जी हैं, पॉलिसी बनाओ ना सर। राहुल गांधी जी जैसे हैं, टी शर्ट पहन के बाहर निकल जाते हैं और इकोनॉमी में बैठ जाते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं ड्रामा है। क्या राहुल गांधी सर राहुल गांधी बिजनेस क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेकिन वो बैठते जान के बैठते हैं इकोनॉमी में। देखिए राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। निजामुद्दीन जी अगर वो जो कहें और करें, चलिए आपको हमारी शुभकामनाएं। अपनाओ सर, निजाम साहब बोलिए। जो स्वदेशी अपनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, अगर वो स्वयं फॉलो करें तो ये देश में खादी के लोग पहनने वाले, सर खादी तो पहन रहे हैं वो, नहीं पहनते। अरे सर जेड, पूरी बात सुन लीजिए, जेड ब्लू करके जगह है, दुकान का नाम भी बता देता हूं आपको, अहमदाबाद में वही एक दुकान है जहां से मोदी जी के कपड़े बनते हैं। और वो सिल्क खादी, अभी जो नई पॉलिएस्टर खादी आई है, खादी की भी अलग अलग वैरायटीज हैं, उसके बनते हैं सर। लेकिन बनते वो वहीं अहमदाबाद में हैं और कहीं से नहीं खरीदते। वो नहीं है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि लंदन जाते हैं अपना सूट सिलवाने के लिए सेविल रो में। सर हमारा पाकिस्तान से क्या मुकाबला? तो मैं आपसे केवल यही हमारे बोल रहा पांव हूं, की धूल नहीं है पाकिस्तान। करेक्ट है। हम तो मैं अपने उस, देखिए जो हमारा कायद, चलिए सर कांग्रेस की ये लाइन है, बीजेपी की ये लाइन है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, अभी तक मेरे विश्लेषण के मुताबिक, हो सकता है कि मैं गलत हूं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आगे निकल गई है जहां तक कि बिहार का प्रश्न है। इसके बाद ये 10,000 रुपए हर एक के अकाउंट में जो आ गए हैं, उसके बाद इससे आर्ग्यूमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपका क्या है प्रॉब्लम, आप सिर्फ प्रॉमिस कर सकते हैं। डॉक्टर अविरल मलिक का क्या है कि वो दे सकते हैं, उन्होंने दे दिया है, दे दिया जी दे तो दिया। जो जिसने दे दिया है वही जो महाराष्ट्र में हुआ था वही होने वाला है। उसके बाद हो सकता है बंद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी दे दिया तो वोट पड़ गया। लेट्स बी वेरी क्लियर। अब इसका तोड़ आपको ढूंढना पड़ेगा निजाम साहब, इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी ने अलग अलग कर्नाटक में जैसे कहा कि 1 लाख हम वुमन को दे देंगे, कहा था, उन्होंने कहा था, दे दिया, बहुत सारे कर्नाटका में दे दिया, तेलंगाना में दे दिया। वो आप प्रोजेक्ट करिए, कर देते हैं तो प्रोजेक्ट करिए। राहुल गांधी पहली उसका प्रचार करिए दोनों राज्यों में
जो जो कमिटमेंट था पूरा कर दिया। सर प्रचार करिए उसका, सीधी सादी बात है। एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। अविरल मलिक साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने अभियान शुरू किया है मेरे मित्र सत्यपाल मलिक जी के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें सफल होंगे। उनको भारत रत्न के लिए आप जो रिकमेंड कर रहे हैं, सर आप मैं भी इस- उनको बधाई देता हूं, उनकी दाद देता हूं, और उनको जबरदस्त। जहां मदद लगेगी Fantastic. मैं जरूर उसमें इनके लिए सहयोग करूंगा। सर सहयोग का मतलब है आप जी, जितने बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर आप तरह पत्र लिखेंगे, पत्र सरकारों को लिखिए, दबाव डालेंगे। ईमेल भेजिए। वो जो वेबसाइट है ना भारत रत्न के लिए, वो मालूम है सर, है अपने हाँ, पास। तो वो आप ईमेल भेजिए सर, जरूर भेजेंगे। प्लीज। Yes. थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक Fantastic. यू वेरी मच। Very good. All the best. जय हिंद, जय हिंद। Jai Hind. Right. So, but the only thing is that Wang Chuk has been arrested, which is why I find it The very central disturbing. agencies going on a local subject Which is terrible. and taking him into custody. What was the national It security? reminds you of the old Jammu and Kashmir. बिल्कुल सर। वहां पर ऐसे पहले होता था, and the parties opposed to the BJP and the center and in fact India are going to remind people of that. ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी ये समझ है। वांगचुक साहब को आप बुला लेते रहे एक मीटिंग के लिए, आ जाओ यार, क्या है अब तेरी तकलीफ, क्या बता, क्लाइमेट चेंज है, ये है, वो है, बोलिए, बात कीजिए। बट नो, वी डिडंट। In any event, that's it. And as far as the Gaya corridor is concerned, I hope it gets completed very, very quickly, because Pradeep ji, No, from the whole of it's very- Southeast Asia, बिल्कुल, बिल्कुल। I'm really telling you, Southeast Asia, China, Yes, yes, yes. Japan, South Korea, North Korea, everybody is going to come there. Indonesia, wherever there are Buddhists in the world, they're all going to come to You're Gaya. going to revive the old India Yes. that was there, which was dominant and which was a center of learning, center of everything that you talk about, That's right. business, economics, everything. If you can revive that, and especially where education is concerned, it's fantastic. Sir, as far as Bihar is concerned, Bihar was known for education. Yes, Bilkul. All I'm saying is that we need to work very, very seriously in that, and I think, very frankly, it's going to be very, very, very difficult for the Congress to make a comeback. Now, we have been discussing this even earlier, Yes. and I am reasonably certain that as far as the election is concerned, forget the election will probably go to the BJP. In all likelihood, this is my opinion, इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, very frankly. And the BJP is not only assuming it, but they're working for it. Yes. Look at the way Prime Minister Modi, in fact, there's such a lot of talk about his maximum visits in Bihar. और दूसरी चीज Maximum क्या है? visits, and all the ministers are out there, all the camping in Bihar, and they're taking it very, very rigorously that we need to win it. और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी, जाने के पहले एक अंतिम चीज, नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार फिर अच्छी तरह पुनर्जीवित कीजिए। अभी भी चल रही है, मानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को भी आप अच्छे तरीके से अगर पुनर्जीवित करें, जितने भी ज्ञानी लोग हैं पूरी दुनिया से उनको वहाँ पर बुलाएं, let invitations go out to all the people from all over the place without any bias. All the scientific minds should gather over there at Nalanda. Once again, it should become a center of learning, the way it used to be 2,300 years ago or 2,000 years ago or whenever. And I think that needs to be done. It will. Very, very I think so, unfortunately, yes. we had that Nobel Prize winner for economics, the gentleman who was from Trinity College, Cambridge, from Newton's College. What's his name? Our Amartya Sen. He had been appointed chancellor, but very unfortunately, Amartya Sen went haywire. That's my opinion anyway. We should appoint somebody who is also a very good administrator. I believe he has been appointed. And the government must give more grants for Nalanda University, for Patna University, for other places. And by the way, Pradeep ji, I don't know whether you are aware of this. Just after partition, most people, most of the medical students whose studies had been interrupted in Lahore and elsewhere wanted to go to Patna Medical College because they realized that the best faculty is there. और तो पटना मेडिकल कॉलेज के लिए होड़ थी कि भाई अमृतसर बिल्कुल साथ में है, वहां पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, पटियाला बिल्कुल साथ में है, दिल्ली साथ में है, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें वहां जाना है, पटना जाना है, क्योंकि वहां ये कहा जाता था द बेस्ट डॉक्टर्स आर देयर. So Bihar is a great state. Bihar is a great state, and Come I on. think Prime Minister Modi's commitment towards bringing India to the golden age, That's right. 2047 को विकसित भारत का टारगेट है, और एक से एक चीज जो पहले मतलब क्या बोल रहे हैं? impossible था, what was impossible is being achieved now. And as you say, the grandeur of India, where the center of excellence where education is concerned, I think
only he can revive it. The way मतलब things- विकास भी विरासत भी. विकास भी विरासत भी. And number 2, we didn't discuss that. We'll discuss it tomorrow. योगी जी के खिलाफ जो थ्रेट आया, जो धमकी आई, नंबर 1. नंबर 2, अभी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने सीधी सादी बात कही है, भाई कृष्ण जन्म स्थान हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, हम इसको पूरा करके छोड़ेंगे. Yes, सीधी sir. सादी बात है, स्पेशली कृष्ण जन्म स्थान. और कृष्ण जन्म स्थान में जिस प्रकार ये कहा जाता है सीढ़ियों के नीचे जो वहां पर पहले कृष्ण मंदिर में जो वहां पर पहले मूर्तियां हुआ करती थी उनको दफना दिया गया है ताकि लोग उनके ऊपर से चढ़ के जा सके ईदगाह में. सबसे पहले उनको खोद करके बाहर निकाला जाएगा और एक बार फिर पुनः स्थापित किया जाएगा, ये कहा जा रहा है. Now I'm really telling you because this was a commitment from the BJP government, and as far as Krishna Janmasthana is concerned, or Krishna Janmabhoomi as they call it is concerned, the documents are very, very clear, the evidence is very clear, the farman from the Emperor Aurangzeb is also very clear कि इसको तोड़ा जाए. Yes. तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है साहब. बाबरी मस्जिद को लेकर के, राम जन्मभूमि को लेकर के, you can raise doubts, you can do whatever you want. Now, but there are no doubts about Kashi Vishwanath and about Krishna Janmasthana. Let's be very, And very Yogi clear. has been very clear. He says invaders have destroyed our heritage and especially Kashi and Mathura, and it's our fundamental duty that we revive these places. Sir, there are lots and lots of Muslim institutions, Yes, yes. lots and lots of Muslim leaders of UP who have said this must be given back because this is not Islamic. किसी और के धार्मिक स्थल को तोड़ना वो इस्लाम के तहत नहीं है, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है who are leaders of Islam, and I think the rest of the Muslims should hear them. Slowly there's a change, I mean, I hope it happens, because they're and, saying, and I hope it happens without violence. and There should not be any they're trying violence. to say that BJP is not encroaching on the current masjids. It's something disputed and which was wrongly taken over. That's right. और ये भी बात कही गई थी विश्व हिंदू परिषद द्वारा, ये तो मेरे खुद के सामने की बात है कि भाई आप हमें 3 दे दीजिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, बस, उसके अलावा वी विल नॉट क्लेम एनीथिंग. इन्होंने मना कर दिया. अब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, वी क्लेम एवरीथिंग नाउ. मतलब I don't know. Perhaps the other guys are working to a plan. They want to fuel passions, infuriate people, and so on and so forth. I hope they don't do that. I hope they don't do that. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. Subscribe to और the सब्सक्राइब जरूर fastest, करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है आपने. the fastest growing channel of the nation. Nation Now. आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One thing, Martha. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.